स्टॉप द रिकॉर्डिंग। तो हम अगले लेक्चर्स में अब पढ़ेंगे, ये वाला लेक्चर है मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब ये है कि हम थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट के केस में तो कुछ एग्जांपल्स देखी और उसके बाद हमने एक आध टॉय एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पे भी हम थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स की डेफिनेशंस क्या हैं, मॉडल्स क्यों बनाए जाते हैं, मॉडल्स की सिग्निफिकेंस क्या है, और इस किस्म की चीजें हम कुछ आज के लेक्चर में करेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर वुड बी स्पेसिफिकली कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग में हमारा जो फोकस है वो जाहिर है कि मैथमेटिकल मॉडल्स पे होगा, और चूंकि मैथमेटिकल मॉडल्स पे इसलिए होगा कि हम कंप्यूटर्स के अंदर वही मॉडल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजुअली जो कि हम जिनको हम मैथमेटाइज कर सकते हो, उनको हम कोई मैथमेटिक्स की एक फ्रेमवर्क में ला सकते हैं। तो हम जनरल देखेंगे कि कंप्यूटेशनल मॉडलिंग क्या होती है, कंप्यूटेशनल रीजनिंग का क्या मतलब है, जो कि आपकी कंप्यूटर साइंस से डायरेक्टली ऑब्वियसली रिलेटेड है और मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है। एंड वी शुड नो कि उसकी मॉडलिंग, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। सो इसके लिए नेसेसरी है कि हमें जनरल मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स पता हो। दैट इज आवर टुडेज टास्क। एंड देन वी विल हैव द सेकंड काइंड ऑफ मॉडलिंग, जो कि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है। तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में हमने दो लेक्चर्स रखे हैं, यानी पहला लेक्चर होगा कि जी स्टैटिस्टिकल रीजनिंग है, यानी ये मेरा एम होगा कि क्योंकि स्टैटिस्टिकल रीजनिंग जो है वो सपोर्ट करती है कि आप इन्फेरेंसेस ड्रॉ कर सकें, और आपने देखा कि आप डिड्यूस करते हैं और इंड्यूस करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल रीजनिंग जो है वो यूजुअली इंडक्शन की प्रैक्टिकल साइंस है, जिससे हम इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हैं और हम उस यकीनन उससे डिड्यूस भी करते हैं और हम इंड्यूस भी करते हैं। प्राइमरीली हम इंडक्शन करते हैं जब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग करें, और जो स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं जैसे मीन, वेरिएंस, इनकी बेस पे हम कई दफा डिडक्शंस भी करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल रीजनिंग के बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो कंपैरेटिवली शॉर्ट होगा, और वो होगा स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन या स्टैटिस्टिकल यूटिलिटी क्या है। तो उसको मैंने नाम दिया है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग ऑफ व्हाट, टेस्टिंग ऑफ ऑब्वियसली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये तीन चीजें अभी हमारी रहती हैं, एंड दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स एज वेल, मोर इंटरेस्टिंग इन अ सेंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेस, राइट। जाहिर है कि इनमें जितना आपने फिलोसॉफिकल चीजें पढ़ी हैं वो अब आप देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 लेक्चर से वो मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हम मूव कर रहे हैं। सो कमिंग टू द मॉडल्स, आप सारे जानते हैं कि जी जो स्टैंडर्ड मॉडल्स होते हैं, साइंटिफिक मॉडल्स इनको कहा जाता है, वो दोनों कॉन्टेक्स्ट में, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलॉसफी एज वेल एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिकल साइंस, ठीक है। दोनों चीजों में ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। यानी कभी देखें कोई क्वेश्चन ये होता है कि जी व्हाट मॉडल्स एक्सपेरिमेंट से कैसे फर्क है, मॉडल्स जो हैं वो मैथ से या मैथमेटिकल साइंसेस से इनसे कैसे डिफरेंट हैं, यानी क्या क्या मैथमेटिकल थ्योरी को अप्लाई करने का नाम स्ट्रेट अवे मॉडलिंग ही है, या मॉडलिंग उसका एक सबसेट है। दूसरी तरह हम ये बात करते हैं कि सिमुलेशंस, या जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं तो क्या हम उनको भी मॉडल्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो इस किस्म के बहुत से सवालात हैं जो कि दोनों केसेस में इकट्ठे चलते हैं, यानी उनका एक ब्रांच उनकी फिलॉसफी में खुलती है और दूसरी ब्रांच उनकी प्रैक्टिकल साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में चलती है। यानी आपने जाहिर है मॉडलिंग करनी है तो क्यों करनी है, उनके आपको क्या फायदा है कि आप मॉडल्स बनाएं, व्हाई नॉट, क्या ये एक्सपेरिमेंट्स का नेमुल बदल है, क्या हमें क्यों इनकी जरूरत है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बन जाता है। और अगर हम जनरली कुछ मॉडल्स को देखें क्विकली, तो देखें दीज काइंड ऑफ मॉडल्स आर स्केल मॉडल्स, यानी ये हम इनको क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ मॉडल जो आपको भी पिक्चर में नजर आ रहा है, दिस इज अ स्केल मॉडल इन अ सेंस कि ये एक बड़े जहाज को स्केल किया गया है और लैब के अंदर इसको एक विंड टनल में रखा गया है। तो ये विंड टनल में क्या है, इसमें तेज हवा आ रही है और
मुख्तलिफ प्रेशर्स पड़ रहे हैं, और उन प्रेशर्स की वजह से हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो वेरिएबल्स जो जहाज पे असल में हवा में इंटरेक्ट करेंगे, उन वेरिएबल्स के इफेक्ट्स देखने के लिए वी मेक इट अ स्केल मॉडल। तो क्यों स्केल मॉडल कहा जाता है? इसका मतलब ये होता है कि ये उतनी बड़ी चीज नहीं है जितना वो जहाज है, बट इट्स अ स्केल मॉडल, यानी उसको छोटा कर लिया है, या उसको उसको लिमिटेड स्केल के ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हैं। सो दिस इज वन काइंड ऑफ मॉडल जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि जी एक कोई एरो मॉडल है, या सम काइंड ऑफ थिंग विच कैन बी विच इज नॉट एग्जैक्टली, जो वो चीज तो नहीं है, मगर एक उसका एक रेप्लिका छोटा सा, राइट? आपके जो टॉयज हैं, जैसे छोटे बच्चे डिंकी से खेलते हैं, दे आर मॉडल्स ऑफ व्हीकल्स, यानी वो आप उनको आप एज अ टॉय मॉडल्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी किस्म के मॉडल वो हैं जो कि स्केल मॉडल्स नहीं है, बल्कि वो लेबोरेटरी के में यूज होने वाले एनिमल्स हैं। तो अब ये चूहा जो नजर आ रहा है, दिस इज मॉडल। ये किसके लिए मॉडल है? ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए मॉडल है, लेबोरेटरी एनिमल है ये, ठीक है। इसके ऊपर आप ड्रग्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मेडिकल रिसर्चर्स, बायोलॉजिस्ट, ये होंगे। तो हम इनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसको लैब एनिमल कह सकते हैं, या लेबोरेटरी मॉडल भी कह सकते हैं। इट्स अ लैब मॉडल। इस स्पेसिफिक केस में ये लैब मॉडल जो है, ये कोई लैब में चलने वाला पेंडुलम नहीं है, बल्कि इट्स नॉट अ लैब इंस्ट्रूमेंट, रादर इट्स अ, ये एक जिंदा जानवर है। सो बट हम उस जानवर को क्या कहते हैं? वो जानवर तो आम तौर पे फिर रहा है ना दुनिया में पूरी, हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ लैब मॉडल, राइट? सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ मॉडल जो हमें नजर आता है, ठीक है। फिर हमने लास्ट टाइम देखा कि जी सिमुलेशन मॉडल्स, ठीक है। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ मॉडल। ये सिमुलेशन है, यानी दिस इज, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये ब्लैक होल है, ठीक है, लेकिन ये ब्लैक होल की वो पिक्चर है जिसको लास्ट ईयर जिस पे बड़ी पजीराई हुई, और इस पिक्चर को जो है वो इस पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में मैंने आप लोगों को 2-4 लेक्चर्स पहले इसकी एग्जांपल दी थी कि किस तरह पूरी अर्थ के ऊपर टेलीस्कोप्स ली गई, एक बड़ी उनकी उस सारे डेटा की मदद से इमेज प्रोसेसिंग की गई, उसको कंप्यूटर में डाला गया, उस उन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में उस कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स और कंप्यूटेशनल जो है वो रिसोर्सेज को यूज करते हुए इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स ने इस पिक्चर को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि ये असल में ब्लैक होल है। ऑब्वियसली ब्लैक होल में से तो इतनी ज्यादा रेडिएशन है कि इट्स नॉट एमिटिंग लाइट, और इतनी ज्यादा सॉरी ग्रेविटी है, तो हम उसको सिमुलेट करते हैं। और सिमुलेशन के भी मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। हम इस पे कोई हो सकता है हम कोई फिल्म मेकर हो और एक फिल्म बना रहे हो, और हो सकता है हम कोई साइंटिस्ट हो और हम ये देखना चाह रहे हो कि ये जो वेव्स हमें मूव करती हुई इस तरह नजर आ रही हैं, यूं करके इस तरह, तो इन वेव्स के क्या पैटर्न्स हैं, कि इनकी क्या इनकी सर्कुलेशन क्या, फिर अंदर हमें एक दायरा सा नजर आ रहा है, तो क्यों ये बनाया गया दायरा, क्या ये इस दायरे का कोई खास मीनिंग है, ठीक है। फिर ये दो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, तो एक ये सेमी सर्कल है, एक ये है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, फिर इनका आपस में कुछ गैप है, फिर इसकी विड्थ है, फिर इसकी हाइट है, फिर इसकी ये कर्वेचर है। तो इस किस्म की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम जिनको हम मैथमेटिकली प्रोग्राम करते हैं, एंड देन वी मेक अ पिक्चर के अच्छा भाई ब्लैक होल जो है वो मोर और लेस इस किस्म का हो। लेकिन असल में तो देखिए वो डेटा होता है, यानी कि वो तो कोई मैट्रिसेस हैं, कोई वैल्यूज हैं इसके अंदर लिखी हुई, ठीक है ना, और आपने उनको उनके ऊपर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स इस्तेमाल किए हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म्स लिए, उनके साथ मुख्तलिफ काम करने के बाद यू रीच द पिक्चर, कि अच्छा भाई ये एक किस्म की पिक्चर हो। सो दीज काइंड ऑफ मॉडल्स आर सिमुलेशन मॉडल्स, ठीक है। तो इन पे भी हमने हमने सिमुलेशंस पे बात की, लेकिन उस वक्त हम इनको मॉडल्स नहीं कह रहे थे। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ मॉडल व्हिच इज अ मैथमेटिकल। तो ये सिमुलेशन नहीं है, बल्कि दिस इज मैथमेटिकल मॉडल। तो अब ये मॉडल, इस मॉडल के साथ देखें, हमें तो अभी ये नहीं पता कि ये किस चीज का मॉडल है,
मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मिसाल के तौर पे कोई दुनिया के कोई फीचर्स हैं, मे बी इट्स एन इकोनॉमिक्स, ये एक इकोनॉमिक्स का मॉडल है, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चलने वाला मॉडल है, ये प्राइस, ये डिमांड, कोई डिमांड की कर्व है, ये वाली कर्व, ये कोई सप्लाई की कर्व है, इस जगह के ऊपर प्राइस सेट हो रही है, ठीक है। कमोडिटीज की अगर हम डिमांड और सप्लाई को इस तरह छेड़ें तो कर्व्स इस तरह मूव करेंगी, उन कर्व्स का एरिया अंडर द कर्व क्या है, उन कर्व्स की स्लोप क्या है, उनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, उनके टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये सारी चीजें हमें ये मैथमेटिकल मॉडल शुड बी एबल टू कैप्चर। तो इन सब एग्जाम्पल को अगर देखा जाए, हमने 4 एग्जाम्पल्स देखी ना, तो इन चारों एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो भी हम कोई चीज उठा रहे हैं या तो, ठीक है, जैसे कि हमने कोई 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 स्केल मॉडल है या लैब का एनिमल है जैसे चूहा था एंड लैब रैट, और हम उसको या तो हम उसको जहन में अपने ऐसे रख रहे हैं, यानी वी आर टेकिंग इट, वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, ठीक है, और वी आर, वो ऐसी चीज नहीं है बट हम उसको खुद बना देते हैं, और वी ट्राई टू मेक समथिंग, यानी अगर वो यहाँ ना भी हो तो हम उसको उस तरह की चीज बना देते हैं, और वो उसको क्या बना देते हैं, वी वांट इट टू स्टैंड इन, यानी हम उसे नेमुल बदल बना देते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम, या ये चीज जो भी हमें इंटरेस्टेड है, हम जिस चीज में, हम उस चीज को उठाते हैं एंड वी मेक इट स्टैंड इन फॉर व्हाट वी अल्टीमेटली आर इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब है कि एक चीज यहां पे है जिसमें हम इंटरेस्टेड, ठीक है, ये हमारा, दिस इज द थिंग जिसमें जो हमारा टारगेट, ठीक, मिसाल के तौर पे टारगेट जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी है, तो हम चाहते हैं कि जी हम एक दवाई के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जिससे हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमें जब इंसानों अ, को दमे के मर्ज होते हैं या उनकी सांस खराब होती है, तो हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए एक दवाई इजाद की है। अब जाहिर है कि ये हमारा अल्टीमेट इंटरेस्ट, यानी हमारा टारगेट कौन है, ह्यूमन बायोलॉजी है, ह्यूमन, हमारा टारगेट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली हम इसके ऊपर नहीं जाते, बल्कि हम इधर एक और चीज रखते हैं विच इज आवर मॉडल, ठीक है, यानी इसकी जगह पे हम इसको खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई रोट के इसको, इसकी जगह हम इसको खड़ा करते हैं कि भाई इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम बैकग्राउंड में ले देंगे, राइट, और इसको हम फोरग्राउंड में ले आएंगे, ठीक है। यानी हम जब भी अपना टारगेट की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा मॉडल की बात करेंगे, लेकिन हमारे जहन के पिछले खाने में कहीं ये होगा कि हम असल में काम क्या करना चाह रहे थे, क्योंकि उसकी मर्जी से, उसकी वजह से हमने ये चीज सिलेक्ट की है। अब इसकी इसके ऊपर सेलेक्ट करने में हमारी चॉइस है कि हम इसको क्या सेलेक्ट करें, और आपको याद है कि हमने सिलेक्शन की चॉइस पे बात की थी एक पूरे लेक्चर में, विच वॉज आवर लेक्चर ऑन आवर मेथड चॉइस। तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमें इसको जस्टिफाई करना कि भाई आपने ये चीज क्यों सेलेक्ट की, ये जस्टिफिकेशन हमने देनी है। ये जस्टिफिकेशन जब हम देंगे तो इसके तरह हम इस जस्टिफिकेशन हमारा वो रैशनल हमें प्रोवाइड करेगी कि ये मॉडल कितना यूजफुल है, कितना अच्छा है, इसकी यूटिलिटी क्या है, ये कितना रोबस्ट है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हम आगे देखें, राइट। तो ये बात जनरली तो कोई मुश्किल नहीं है, और आपको समझ आ गई। तो इस केस में अगर अब हम इसके बाद सवाल उठाएं कि फिर ये मॉडल जो हमने इधर बनाया इस पिक्चर में, ये मॉडल क्या है, ठीक है, हमें ये तो बात समझ आ गई कि इसका मकसद क्या है ब्रॉडली स्पीकिंग, कि ये टारगेट की जगह खड़ा हो रहा है, टारगेट जो है वो बैकग्राउंड में जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा लेकिन वो धुंधला होता जा रहा है, ठीक है, और ये जो है ये ब्राइट होता जा रहा है, सामने ये नजर आ रहा है, सब लोग इसके ऊपर अपनी तवज्जो रख रहे हैं, इसको ऊपर से तवज्जो उन्होंने इसको बैकग्राउंड में रखा, क्लियर। इस पर्सपेक्टिव में अगर हम क्वेश्चन करें कि मॉडल्स क्या होते हैं, तो फिर मॉडल्स की 4 हमें करेक्टरिस्टिक्स नजर आती
ठीक है, उनमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि मॉडल जो है वो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब आसान है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो नुमाइंदा होते हैं, वो नुमाइंदगी करते हैं। और वो किस चीज की नुमाइंदगी करते हैं? मिसाल के तौर पे जब हम एक टारगेट को देखते हैं तो ये टारगेट जो है हमारा डीएनए का टारगेट है। तो देखिए ये अब एक किस्म का एक एक केमिकल ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर एक केमिकल है, डीएनए यही है ना। सो व्हेन वी से कि जी ये हमारा डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए को हम देखना चाहते हैं। अब हम इस डीएनए के लिए, ये रियल डीएनए, ठीक है, तो हम रियल डीएनए की जगह पे क्या ले आते हैं? हम एक और डीएनए, एक और मॉडल ले आते हैं। दिस में भी एक्सएसएल में क्या है, ये वुड हो सकती है, ये प्लास्टिक हो सकता है, ठीक हो गया, ये कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, मेटल हो सकती है। तो देखिए बात तो बड़ी बहुत आसान है ना, हर बच्चे को भी ये बात पता है कि जी ये जाहिर है ये असली डीएनए तो नहीं है। लेकिन जब आप, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी इसकी चॉइसेस फिर भी बड़ा मैटर करती है कि क्या ये वुड का हो या प्लास्टिक का हो। क्या ये, जाहिर है अगर ये मेटल का होगा तो ये मुड़ नहीं सकेगा, ये बड़ा हार्ड होगा, इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब इसकी रिप्रेजेंटेशन करवा रहे हैं तो ये हमारे जहन में पीछे बैठा हुआ। यानी ऐसे नहीं है कि हम कोई भी लकड़ी, कोई भी प्लास्टिक, कोई भी मेटल लेते हैं और हम उसको, तो हमारे जहन में स्पेशली एक किस्म का, जब हम मॉडल को एज अ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर। तो यहाँ पे एक व्हाट का क्वेश्चन हो कि व्हाट इट हैज टू, व्हाट दिस मॉडल हैज टू रिप्रेजेंट, कि ठीक है ये रिप्रेजेंटेशन है, मगर ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा कि हमने इसकी किस किस चीज की रिप्रेजेंटेशन बनानी। क्या हम 5वीं क्लास के बच्चों को डीएनए पढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर तो शायद हम सिर्फ इसको एक, उसकी सिर्फ एक, उसका सिर्फ एक मोल्ड उनको दिखाना चाह रहे हैं, एक पिक्चर से उनके बुनियादी 5 प्रिंसिपल्स पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से मॉडल को डिजाइन करेंगे। अगर फर्ज करें हम यही काम एक बायोलॉजी की, फिजिक हाई स्कूल से ऊपर की बायोलॉजी की क्लास में कर रहे हैं, तो अब हम मजीद डीएनए की प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड होंगे, तो यहाँ पे फिर हमारी चॉइसेस जो है वो चेंज हो जाएंगी। फर्ज करें हम डॉक्टर्स को या मेडिसिन के साइंटिस्ट को ये पढ़ाना चाह रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें सिर्फ ये काम नहीं देगा, हमें इसके साथ फिर और भी काम, और भी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो जब ये सवाल करेंगे तो इस रिप्रेजेंटेशन के साथ इसमें कौन आ जाएगा? मॉडलर भी आ जाएगा। यानी अब एक और फैक्टर इसमें दाखिल हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडलर है और ये कहेगा कि मैं कुछ ये प्रेजेंट, ये बताएगा ना कि मैं क्या प्रेजेंट करना चाहता हूँ और मैं किस चीज से, पहला सवाल तो ये बताएगा कि मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, और फिर ये बताएगा कि विद मेरे मटेरियल क्या है, यानी मैं किस चीज की मदद से ये ये चीज रिप्रेजेंट करूंगा। जब वो ये करेगा तो तीसरे सवाल पैदा हो कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन गुड है या बैड है या एवरेज है, ठीक है। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि ये सवाल अब मुश्किल होता जाएगा। लोग कहेंगे आपने ये काम करना था, व्हाई नॉट इन्वेस्टिगेट द टारगेट इटसेल्फ, क्यों ना आप डायरेक्टली टारगेट को स्टडी कर लें। वी हैव स्टडीड दिस, सो अ नेचुरल क्वेश्चन व्हिच कम्स टू आवर माइंड, हमारे जहन में सवाल आना चाहिए ना कि व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट। आपका मकसद तो इसको स्टडी करना है ना, इन्वेस्टिगेट करना है, तो एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लिया जाए। तो इस तरह के सवालात जो हैं उसमें हमें ये क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर हम मॉडल, ठीक है, मॉडल एक टारगेट को रिप्रेजेंट करता है, मॉडल एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हम टारगेट को डायरेक्टली, टारगेट को खुद इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। तो यहां से हमें 3 किस्म के रीजन मिलेंगे कि हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये वो दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी पहली करेक्टरिस्टिक तो एक प्रिंसिपल थी कि जी
मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक। लेकिन जब हमने ये सवाल सारे उठाए तो अब एक और बात आ गई कि जी मॉडल इज दिस इज इट्स देन इट बिकम्स एन आइडियलाइज्ड मॉडल। और इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम डायरेक्टली टारगेट को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभी ऐसी रीजन होगी कि हम इन प्रिंसिपल ही ये नहीं कर सकते। कभी कभी जैसे कि जैसे मिसाल के तौर पे हम ब्लैक होल्स को उठा के लैब में तो नहीं ला सकते, हम किसी ब्लैक होल्स को फिजिकल उसमें तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है ना। वो तो एक थियोरेटिकल फिजिक्स के मॉडल हैं। कभी कभी ये रीजन होगा कि हम फिजिकली इम्पॉसिबल होगा। कभी कभी हम इन प्रिंसिपल जो है वो चाहते होंगे कि भाई ये बहुत ही ज्यादा महंगा होगा मिसाल के तौर पे, यानी इसके अंदर एक्सपेंस बहुत ज्यादा होगा। जाहिर है देखें, अगर मैं एक एरोप्लेन डिजाइनर हूं तो मैं पहले सबसे ही एक एरोप्लेन डिजाइन करने लग जाऊं तो मैं आई वुड से कि भाई इसके लिए तो मुझे इतने 1 अरब रुपया चाहिए होगा। तो ये काम जो है मे बी मैं 1 या 2 लाख रुपए से कर सकूंगा, या 1 या 2 करोड़ रुपए से, अगर बहुत अच्छा स्केल मॉडल है। तो इस किस्म के बहुत से रीजन होंगे। आप अगर हम चाहें तो हम उन रीजंस को लिख भी सकते हैं जो हमने बात की, यानी हम कह सकते हैं कि वो क्या वो फीजिबल है, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, ठीक है। क्या हम क्या अनएथिकल। हाँ अच्छा, अनएथिकल जो है उसको मैंने अलहदा रखा हुआ, यानी मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे स्केलेबिलिटी के इश्यूज हैं। यानी मतलब अनएथिकल तो एक डिफरेंट आर्ग्यू, एक डिफरेंट है चीज, और मैं अनएथिकली ये भी कहने वाला था। शाबाश, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो देखें, एक पॉइंट ये एक डिफरेंट पॉइंट है, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो सोशल किस्म के पॉइंट्स, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है। आपका नाम क्या है? निम्रा। सिमरा, आप देखें ये बात आप समझिए ना, यानी ये स्केलेबिलिटी के इश्यूज वो हैं जो इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं। इनमें पैसा इन्वॉल्व है, इनमें ये इन्वॉल्वमेंट है कि भाई इसको हम हैंडल करने के इश्यूज, यानी कि ऑपरेशनलाइजेशन के इश्यूज आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी अमली ओके। किस्म के मसाइल हैं। और एथिक्स जो है वो सोशल किस्म के मसाइल हैं, वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो लीगल प्रॉब्लम्स हैं, वो कानूनी मसाइल हैं, ठीक है ना। वो अखलाकी मसाइल हैं जिसको हम एथिकल ही कह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या मसला है, इस ये वो चीज है जिसमें हमें हम इसमें तो हम इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हमें कोई पैसे दे देगा, हम ये बनाने लग पड़ेंगे। इसमें हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि देखें रैबिट्स को भी तो हम इतना, या हम माइस को भी तो इतना ज्यादा नहीं मारना चाहते। अब जब मैं लफ्ज बोल रहा हूँ कि जी इतना ज्यादा नहीं मारना चाहते, तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा भाई अगर 100, 50, 200, 2000 को मार दिया जाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब ये भी एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप एनिमल राइट्स के एक्टिविस्ट नहीं भी हैं तो आप कहेंगे कि यार एक इतना खूबसूरत सा जानवर है जो इतनी अच्छी तख्लीक है अल्लाह ताला की, तो उसको क्यों नुकसान पहुंचाएं। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहेंगे कि जी हमारे पास एक मसला है कि अगर हम इसको नुकसान ना पहुंचाएं तो फिर हम इसको पहुंचाएंगे। तो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हमें एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में लेते हैं। तो हम यहाँ भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। यहाँ कॉम्प्रोमाइजेस कॉस्ट के और इन चीजों के होंगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो फिलोसॉफिकल होंगे, एथिकल होंगे, रिलीजियस होंगे। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जब हम यहाँ पे ये चॉइस करते हैं तो भाई हम इसमें ये नहीं देखना चाहते कि ये चूहा किसी सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, यानी हमें ये मकसद नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि चूंकि हम इसको एज अ स्टैंड इन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या इसका एयर पैसेज वे जो है, इसका सांस लेने का निजाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इस इंसान के जैसा है, ठीक है। तो हम ये वाला सब्सटेंस इस माउस पे यूज कर सकते हैं। और जब हम ये करते हैं तो फिर हमें ये क्लू मिल जाते हैं कि अगर इसको ये सब्सटेंस दें तो इसके साथ क्या होगा। यहाँ भी देखें, हमारे केस में जब हम आइडियल कर रहे हैं तो ये भी एक किस्म का एक आइडियलाइजेशन है, यानी एक हमारे तस्वुर में एक जबरदस्त किस्म का स्टैंड इन है जो इस टारगेट की जगह खड़ा हो सकता है। यहाँ भी एक आइडियलाइजेशन, यहाँ ये जरा एक लिमिटेड लेवल की आइडियलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम फोकस्ड हैं। हमने जैसे अपनी एग्जाम्पल में बात की कि हम रेस्पिरेशन के ऊपर फोकस, ठीक है। तो ये किस्म का स्केल्ड
आइडियल है, यानी इसका मकसद ये है कि जी ये उड़े और इसके ऊपर हम वेरिएबल, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने आइडियलाइज किया। ठीक है, हमने ये कहा है कि जी ये हमारे पास इस मॉडल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई लेट्स से पी पी ए, और ये प्रॉपर्टीज हो गई पी बी। ठीक है, अब ये इसके सांस लेने की प्रॉपर्टीज हैं और ये इसके सांस लेने की प्रॉपर्टीज है, राइट। और हम ये कहते हैं कि जी दोनों की प्रॉपर्टीज में हमारे पास हम मानते हैं कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल नहीं है। इंसान बिल्कुल उस तरह सांस नहीं लेता जिस तरह चूहा सांस लेता है, ठीक है। बट और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन है। दोनों बातें हम मान रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको इसकी जगह स्टैंड इन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें आसानी है, हमें इट इज इजियर इन अ एथिकल सेंस, ठीक है। तो ये रीजनिंग हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है। आप बिल्ली को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, आप कुत्ते को इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। आप जो है वो किसी बकरी को साथ ये काम क्यों नहीं करते, या आखिर और भी ये चौपाए हैं ना, तो आप इनके साथ ये काम क्यों नहीं करते? इसमें जाहिर है कि हमारे मॉरल रीजंस भी हैं, यूटिलिटेरियन रीजंस भी हैं, ठीक है। अगर हम बड़े पैमाने पर बकरियों गाय के साथ ये करेंगे तो उनसे हम और किस्म के काम ले रहे हैं, ठीक है, उनको हम खा रहे हैं, उनसे हम दूध हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ बेचारे एनिमल्स जो हैं उनके साथ हमें हमारी चॉइस जाके उनके ऊपर ठहरेगी कि वो छोटे भी हैं, वी कैन इजीली हैंडल देम, ठीक है। अब एक बकरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने या एक कुत्ते के ऊपर करना एक मुश्किल काम। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वुड सॉर्ट ऑफ गाइड आवर आइडियलाइजेशन। देन देयर इज अ थर्ड थिंग एंड विद दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये इतने पेचीदा सिस्टम है, लाइक दिस इज मे बी अ सोसाइटी, अ स्टॉक एक्सचेंज, अ मार्केट, ठीक है, और उस मार्केट का ये प्राइस मॉडल, ठीक, इसमें इतने ज्यादा वेरिएबल है, यानी ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि हमारे पास बहुत मुश्किल है इसको और किसी तरीके से स्टडी करना सिवाय इसके कि हम कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाएं और इसको स्टडी। यानी ये वाला हमारे केस में एज कंप्यूटर साइंटिस्ट, एज मैथमेटिशियंस, एंड इवन इन माय केस एज कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी, हमें हमारे केस में ज्यादा जो है वो, मतलब अनलेस वी आर अ मैकेनिकल इंजीनियर और समथिंग, मैकेनिकल्स के केस में भी अब कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वेरी वेरी बिग इशू, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, इफ आई वुड सजेस्ट यू कि ये जो है हमारा ज्यादा फोकस्ड एरिया, यानी हमें इसके ऊपर दी टेक होम इसके, हमें इसके ऊपर ज्यादा सोचना चाहिए कि इन कॉम्प्लेक्सिटीज को जो इधर आ रही हैं उनको ये मॉडल्स कैसे कैप्चर करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा पैराडाइम है ना वो इंफॉर्मेशन का पैराडाइम, यानी जैसे यहाँ पे सोशल लीगल मैंने कुछ पॉइंटर्स डाले, यहाँ पे ऑपरेशनलाइजेशन, इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो मेन चीज है ना वो इंफॉर्मेशन, यानी हाउ टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन जो कि इसके अंदर मौजूद है। इसलिए मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है और इतने ज्यादा वेरिएशन है कि यू वुड लाइक टू हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम मॉडल्ड बाय अ वेरी गुड मैथमेटिकल मॉडल, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि उसकी चॉइसेस हमारे पास क्या होनी चाहिए। सो रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो उनके उन रिप्रेजेंटेशंस में हम उनको हम we cannot investigate the target itself because of economic reasons, moral reasons, or reasons of complexity, and that is why we do not represent the reality as it is। हम हकीकत को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते जैसे कि वो असल में है, ठीक है। ये आइडियलाइजेशन हमारे लिए फायदेमंद भी हैं, ठीक है, लेकिन इनका मकसद ये नहीं है कि ये इनकी प्रॉपर मैपिंग हो गई, पिक एंड चूज है, थोड़ी चॉइस है, थोड़े से सबसेट। तो आमतौर पे ये देखा गया है, दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो आपकी रिजेक्टेड थ्योरीज है ना वो यूजुअली डिग्रेड हो जाती हैं मॉडल्स की तरफ, यानी
या आपको याद है कि हमने थ्योरीज की बात की थी, थ्योरीज आर लॉज, और हम लॉज तक पहुंचे थे इन्फरेंसेस से, और हमने कहा था कि ये वैलिड इन्फरेंसेस हैं, और जब वो वैलिड इन्फरेंसेस चलती हैं तो साइंटिफिक पैराडाइम्स में वो एक स्टैंडर्डाइज थ्योरीज बन जाती हैं, क्योंकि उनकी मदद से प्रॉब्लम्स या पजल सॉल्विंग हो रही होती है, जब हमने थॉमस कुहन को पढ़ा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे एक है बोहर थ्योरी, और आप जानते हैं कि फिजिक्स में हम सबने ये हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ी हुई है, और बोहर का मॉडल हम आज तक बोहर के, अब मैंने देखे बोलते बोलते मुंह से लफ्ज मॉडल निकाल दिया, बोहर की थ्योरी को हम पढ़ते आ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ थ्योरी जो है वो प्रिंसिपल जो उसके अंदर बताए गए हैं उनके साथ साथ चलती है। और आपको जानते हैं कि बोहर की थ्योरी जो है वो हमें, हम में से बहुत से जिन्होंने थोड़ा सा आगे जाके फिजिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि ये थ्योरी दुरुस्त नहीं है। यानी बोहर का और रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एग्जैक्टली इट्स नॉट दी वर्किंग मॉडल, क्योंकि जब बोहर ने ये मॉडल 1913 में दिया तो इससे पहले और भी डिफरेंट थ्योरीज अवेलेबल थी जिनको उस वक्त थ्योरीज कहा जाता था। जैसे कि 1902 में जो है वो क्यूबिकल थ्योरी थी, ठीक है, जिसको हम आज क्यूबिकल मॉडल कहते हैं। ठीक है, और जनाब आपके पास देन देयर इज एक प्लम पुडिंग का, प्लम पुडिंग थ्योरी भी थी। प्लम पुडिंग, वेरी गुड। तो देखिए प्लम पुडिंग 1904 में है। फिर इसका मतलब ये सन थोड़े बहुत मुझे मेरे से गलत हो सकते हैं। ठीक है, फिर सैटर्न की बेस पे एक मॉडल है, क्योंकि वो सैटर्नियन रिंग्स की तरह उसकी साइड पे भी चूंकि नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो उसको सैटर्न मॉडल कहा गया, ये भी कहीं इसके अराउंड ही है। एंड देन वी हैव रदरफोर्ड। इससे पहले रदरफोर्ड भी मॉडल अपना दे चुका था, और बोहर के साथ भी रदरफोर्ड ने मिलके काम किया। तो देखिए हमारे पास एविडेंस तो उसकी थी और उसको मानते रहे लोग, लेकिन बाद में जब बोहर के बाद हाइजेनबर्ग और इन लोगों ने मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने ये कहा कि जी कि आपकी थ्योरी जो चीजें बता रही थी ना वो थ्योरी हमारे वो हाइपोथेसिस जो था उन्होंने टेस्टिंग जिस हद तक भी टेस्ट हुआ उन्होंने कहा कि जी ये थ्योरी फॉल्सिफाई होगी। तो वंस थ्योरी इज फॉल्सिफाइड, यानी जब ये फॉल्सिफाई हो गई, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गई मॉडल। यानी 1912 में के 12 साल के बाद 13 के 25 में के बाद इसको हम एज अ बोहर मॉडल कहने लगे। यानी अब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो उसमें बोहर्स की थ्योरी यूज नहीं होता, और ये सारे भी क्यूबिकल मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, सैटर्नियन मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, और देयर आर अदर मॉडल्स एज वेल। तो ये सारे, इन सब के लिए अब हम लफ्ज थ्योरी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि साइंस में यूजुअली थ्योरी वो हमने बात की थी कि वो लफ्ज के तौर पे इस्तेमाल होता है जो फॉल्सिफाइबल हो और अभी फॉल्सिफिकेशन का काम उस पर जारी हो। लेकिन जब देखें 1913 में 12 साल या 13 साल में इसकी फॉल्सिफिकेशन खत्म हो गई, इट वाज प्रूव्ड इट वो कि ये फॉल्सिफाइड है और दिस इज नॉट अ थ्योरी टू बी बिलीव्ड इन अ सेंस ऑफ फैक्ट। सो देन दे रेलीगेटेड इट, उन्होंने उसको उसको नीचे ले आए और नीचे लाके उसको, इट इज नाउ कॉल्ड दी मॉडल। एंड मॉडल एज आई हैव टोल्ड यू इट्स एन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यानी ये देखें ना, अब ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये वही लफ्ज की एक और वो इस्तेलाह है, यानी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एस्टिमेटेड रिप्रेजेंटेशन इज अप्रोक्सीमेशन। तो एक अंदाजे के तौर पे जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज द एटम, तो उस एटम की एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है। तो दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है, लेकिन उनके भी हमें देखना पड़ेगा कि उनके मकासद क्या है। तो हमारे पास बोहर मॉडल का मकसद क्या है? बोहर मॉडल का मकसद है पेडागॉजिकल। ठीक, क्या होता है पेडागॉजिकल? यानी कि क्लासरूम, तालिब इल्मों के लिए तदरीस, ठीक है, टीचिंग। तो पेडागॉजिकल इन रीजनिंग के लिए है, आपके पास पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि आसानी से स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है। और
उनको पता चल जाता है कि इस ऑर्बिट से इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उससे उसमें जंप करेगा। असल में तो इस तरह से इस मॉडल को इस तरह से नहीं चलता। तो हम कहते हैं कि जी एक सर्कल बना लेते हैं, मिडल में प्रोटॉन है, बाहर ऑर्बिट्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उन ऑर्बिट्स के अंदर जंपिंग कर रहे हैं ऊपर नीचे हो। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये थ्योरी काम करने लग जाती। तो दिस मीन्स कि अब हमें एक तीसरी चीज आ जाती है विच इज दी पर्पस डिपेंडेंस। यानी अब हम ये देखते हैं कि भाई इसका मकसद क्या है। हमने क्या क्या देख लिया, हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली और हमने देख लिया आइडियलाइजेशन। तो अब तीसरी चीज ये है, करेक्टरिस्टिक है कि उसमें उसका उसके लिए हमने पर्पस डिपेंडेंस भी देखनी है। यानी एक थ्योरी जो थी वो पहले टू अपने आप को कह रही थी कि थ्योरी का क्लेम ये था कि आई आई हैव सम क्लेम्स टू मेक, बट व्हेन द क्लेम्स आर falsified it was rejected, and but it was not rejected and thrown away. If it was a very good theory और उसकी पर्पस कोई फुलफिल कर रही है। अब आप देखिए, आप क्लासरूम में क्यूबिकल और प्लम पुडिंग मॉडल्स क्यों नहीं पढ़ाते ज्यादा? ठीक है, स्टूडेंट्स को इनके ऊपर क्या क्यों नहीं इनके ऊपर मॉडलिंग करते, क्यों नहीं इनको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट? इसलिए कि ये वाले जितने भी हैं इनके कोई इतने अच्छे पर्पसेस भी नहीं है, यानी ये कोई पर्पस फुलफिल भी नहीं करते, अनलेस कि कोई आया और कहे कि जी ये प्लम पुडिंग को जरूर पढ़ें, इसमें ये एक अहम बात है। तो इनमें अहम बातें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई बोहर का मॉडल जो है वो अभी भी पढ़ाया जाता है, और उसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो हमारे पास उसके जो पर्पसेज हैं वो मैंने आपको कहा कि वो तदरीसी तौर पे क्लासरूम के लिए बड़ा यूजफुल होता है। तो इससे ये पता चला कि थ्योरी तो पर्पस डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, मैं ये बात दोबारा कह रहा हूँ, यानी थ्योरी पर्पस डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन मॉडल जो है वो क्या होता है, पर्पस डिपेंडेंट होता है। थ्योरी तो एक फैक्ट्स को पोर्ट्रे कर रही होती है, थ्योरी ने तो क्लेम करने होते हैं। ठीक है, हम थ्योरी को जब हम फॉल्सिफाई कर देते हैं तो हमें दूसरी थ्योरी की तलाश करनी पड़ती है। मॉडल को हम फॉल्सिफाई नहीं करते, मॉडल तो पहले ही से फॉल्सिफाइड होता है। कोई भी ये नहीं क्लेम करता कि चूहा जो है वो इंसानों की तरह सांस लेता है, ये हाइपोथेसिस कोई नहीं बताता। कोई भी नहीं कहता कि ब्लैक होल की पिक्चर ब्लैक होल ही होता है। ठीक, इट इज ऑलवेज अ रिप्रेजेंटेशन। लैब माउस इज अ बेसिकली अ लैब रैट, इसका नाम ही लैब रैट होता है कि भाई ये लैब में इस्तेमाल होने वाला, मॉडल के तौर पे यूज होने वाला चूहा है। तो अब देखें, हमारे पास ये वही पुरानी एक एग्जांपल जो मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया कि जी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी जिनमें हम वेव इक्वेशंस और क्वांटम के फंक्शंस यूज करेंगे, उनकी बेस में भी इस केमिकल कंपाउंड को हम मॉडल कर सकते हैं। और चाहे तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ले आए। ठीक है, अब ये क्या होगा, याद है हमने बात की थी कि ये ज्यादा प्रिसाइज होगा ऑब्वियसली, यानी यानी इट विल बी अ वेरी प्रिसाइज मॉडल। ये क्यों प्रिसाइज होगा? क्योंकि ये आपको इस केमिकल में जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो पोजीशन मोमेंटम, ठीक है, ये जो पोजीशन ऑफ ये ज्यादा बेहतर बताएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये टारगेट की निस्बत टारगेट से सिमिलैरिटी में बड़ा दूर है, क्योंकि ये काफी इसके अंदर मैथमेटिकल चीजें हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स हैं। तो हम इन डेप्थ माइनर मॉलिक्यूलर पोजीशनिंग और मॉलिक्यूलर मोमेंटम और इनके अंदर चलेंगे। ठीक है, ये जो है ये इसका क्या फायदा है, ये सिंपल, ये सादा है और ये कॉम्प्लेक्स है, गो के ये प्रिसाइज है बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा अब ये ट्रांसपेरेंट भी है। अब हर बंदा इसको जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं कि जी ये अभी भी आपको सबको याद है कि जी ये C6H6, आई एम श्योर ये कोई बच्चा ये भूलता नहीं। तो इसकी वजह यही है ना कि सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, हर कोई देख लेता है कि अच्छा यार इस तरह केमिकल बॉन्डिंग हो रही है और उसको समझ आ जाए। इसको पढ़ने के लिए मतलब आपको क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ये अभी नहीं क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल नहीं आते, फिजिसिस्ट को ही आते हैं। सो दैट मीन्स के हर केमिस्ट जो है वो इसको आराम से नहीं पढ़ सकता, बट हर केमिस्ट जो है वो इसको समझ सकता। सो यहाँ पे हमारे पास बात ये आई कि जी पर्पस डिपेंडेंस होती है।
कुछ पर्पल, हमें ये फैसला करना होता है कि हमने ज्यादा प्रिसीजन की तरफ जाना है, हमने ज्यादा सिमिलैरिटी की तरफ जाना है, हमने ज्यादा सादगी की तरफ जाना है, हमने ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना है, यानी हमें उसके अंदर की पेचीदगियां वाजे हों, ठीक है, छुपा हुआ कुछ ना हो उसके अंदर, डूबियस मुबहम ना हो, एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है, लेस एम्बिग्विटी हो, और थ्योरेटिकली भी हम उसके ऊपर कर सकें ना काम। यानी हम एक केमिकल बॉन्डिंग जो ऑर्गेनिक बॉन्डिंग है उसके उसको हम फिजिक्स जैसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको याद है कि हम केमिस्ट्री में, आपको याद है ना कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम फिर इक्वलाइज करते हैं, और अब ये क्या चीज होती है, वो थ्योरेटिकल ट्रैक्टेबलनेस होती है। You can, it is so tractable that you can teach it to a high school student, लेकिन क्वांटम का मॉडल आप हाई स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ओके जी, थिंग्स टू मैनिपुलेट इज द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसके नीचे मैंने कोई पॉइंट नहीं लिखे, बिकॉज दिस फोर्थ पॉइंट, ये वाली जो वो है, ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा फैला हुआ है, एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट लॉट मोर। क्योंकि देखिए ये बात जो है ये हमें नजर आती है कि जो मटेरियल मॉडल्स हैं उनके साथ तो हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी मॉडल्स जाहिर है वो चीजें होते हैं जिनको हम छू सकें, उनको साथ उनमें इंटरवीन कर सकें, उन बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स के केस में टारगेट्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, वहां भी आपको याद है कि ये लफ्ज यूज हुआ था। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी एरोप्लेन का मॉडल है तो वो प्लास्टिक और मेटल का बना हुआ है, फिर चूहे हैं तो वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, हमें हमें जो है उन इन सब चीजों को जो हमने देखी थी अभी, इन सब को हम मॉडल कर उनके साथ हम छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। अब आप चाहें, आप जाहिर है कि इफ देयर इज अ लैब रैट सो यू कैन जस्ट ओपन इट अप, और आप उसको उसका एयर फ्लो का पैसेज, उसके उसकी उसकी तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके उसके सिस्टम्स को चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन मैनिपुलेट उसको। देखें, इसको आप एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। आप देखें इसको एक ट्रे के अंदर रखा हुआ है, एक हीट को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है ना। सो ये डायसेक्शन जो है पॉसिबल है। ठीक है, अब हम इस पर्सपेक्टिव को जो है वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर जो हैं मैरी हिस, उन्होंने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि मॉडल्स जो होते हैं वो टारगेट्स की बेसिकली डिस्क्रिप्शंस नहीं होते, यानी टारगेट्स की उनका का बयान नहीं होते, टारगेट्स की एक्सप्लेनेशंस नहीं होते, बल्कि एनालॉजीज होती हैं। एनालॉजीज क्या होती हैं? एनालॉजीज आर लाइक मतलब वो ऐसी स्टोरीज होती हैं या ऐसे कयास होते हैं, ऐसे अंदाजे होते हैं जो हम ड्रॉ करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जी ये एनालॉजीज जो हैं ये हम इससे एनालॉजिकली हम ये देखना चाहते हैं, यानी एक सिचुएशन की रिप्लेसमेंट सॉर्ट ऑफ मॉडल होता है। यानी हम कहते हैं कि जी जो है ना वो ये फलां चीज पे फलां सिचुएशन हम बिल्ड कर रहे हैं, सो उसकी उसकी हमारी एनालॉजिकल रीजनिंग ये है कि इसकी एनालॉजी इसी तरह है जैसे कि फलां सिचुएशन। यानी हम कहते हैं कि जी क्रिकेट मैच हो रहा है तो जी क्रिकेट मैच की एनालॉजी इसी तरह है, क्योंकि 5 दिन के क्रिकेट मैच की एनालॉजी इसी तरह है। ठीक है, जैसे जैसे कि हम कहें कि जी अब वो हमारे एम पे, यानी अगर हम फर्ज करें हम चाहते हम ये डिड्यूस करना चाहते हैं, ये क्लेम करना चाहते हैं कि क्रिकेट जो है एक बिल्कुल फालतू गेम है, तो हम जिसको खेलने का या देखने का कोई फायदा नहीं, टेस्ट मैच को तो हम कहेंगे जी टेस्ट मैच की एनालॉजी तो इस तरह है जैसे कि आप जो है वो एक लंबे सफर पे निकल जाएं जिसकी कोई मंजिल ना हो। तो देखिए ये जो मैंने बाद में बात की वो इज अ हम कहेंगे जी T20 की एनालॉजी तो इस तरह है जैसे कोई रेसलिंग का मैच हो, यानी कि आप बड़े एंजॉयमेंट कर रहे हो और वो बड़ा क्विकली खत्म हो जाए। ठीक है ना, सो ममासलत है जैसे लारेब कह रही है, तो उनमें वो ममासलतें हैं, यानी उनमें हम एक तमसीली तौर पे ये अच्छा लफ्ज तो लारेब ने कहा कि जी ममासलत है, तो इससे हमें ये पता चला कि वो एक किस्म की एक तमसीली स्टोरी है। तो मैरी हेस का ये कहना है कि मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली तमसीली तमसीली साख्त होती है, तमसीली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मुस्बत भी हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी पॉजिटिव
यानी मुस्बत तमसीलें, मनफी तमसीलें, और ना ही मुस्बत और ना ही मनफी, ठीक है, मतवाजन या न्यूट्रल, ठीक है, जो कि बीच बीच की दरमियानी। तो हमारे पास जो जो पॉजिटिव एनालॉजीज हैं, पॉजिटिव एनालॉजीज वो एनालॉजीज हैं जिसमें मॉडल्स और टारगेट्स के बीच में, हाँ, अगर हमारे हमारे ख्याल ये, क्योंकि एनालॉजी कौन ड्रॉ कर रहा है, ये जो मैंने दो एनालॉजीज की बात की इधर इस स्लाइड पे, सो बेसिकली मेरा क्लेम है ना, मैं क्लेम कर रहा हूँ ना T20 के बारे में, मैं क्लेम कर रहा हूँ ना फला सिचुएशन के बारे में, तो इस सिचुएशन के बारे में जो मेरा क्लेम है, मैं ये कहूंगा कि भाई मॉडल, माय मॉडल एंड माय टारगेट, ठीक है। तो जब मैं पॉजिटिव एनालॉजी ड्रॉ करूंगा ना, जाहिर है कि ये मेरी एनालॉजी है और ये मेरा एक्चुअल टारगेट है, तो मैं कहूंगा कि जी अगर मैं पॉजिटिव एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडल, यानी इसके कुछ खवास हैं, कुछ खासियतें, और इसके भी कुछ एस्पेक्ट्स, दोनों के एस्पेक्ट्स में जब मैं ये कहूंगा कि दोनों के एस्पेक्ट, मेरा ख्याल ये है कि इस जगह के ऊपर बराबर है, एक जैसे हैं, सिमिलर है, तो इनके बीच में मुमासलत आ गई। यानी मैं मुमासलत की बात करूंगा तो इस तरीके से करूंगा ना कि ये इसके इन एस्पेक्ट्स में इस जैसा है, ठीक है। लैब रैट जो है वो इन एस्पेक्ट्स में इंसान जैसा है, ठीक है। एरोप्लेन का स्केल मॉडल जो है इन एस्पेक्ट्स में असली जहाज जैसा है, ठीक है। ये जब बात मैं इस तरह ही करूंगा तो मैं पॉजिटिव एनालॉजी के केस में मैं ये इक्वलेंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। दिस इक्वलेंस और सिमिलैरिटी between the aspects of the model and aspects of the target, ठीक है, is the positive analogy, ठीक है। जब मैंने इक्वलेंस पे अपने आप को फोकस कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने मुझसे पूछा कि सर आप रैट्स और ह्यूमंस में पॉजिटिव एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, सो यू शुड आस्क इन विच एस्पेक्ट्स यू आर सेइंग कि दे आर सिमिलर। एज अ क्रिटिकल एनालिस्ट या क्रिटिकल व्यू आप लेना चाहें मेरी मॉडलिंग का, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर रैट्स हैं और ह्यूमंस हैं, तो आपने कहा कि जी इनके बीच में पॉजिटिव एनालॉजी, ठीक है, यानी कि मुस्बत मुमासलत है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसके बीच में आप मुस्बत मुमासलत ड्रॉ करें? अब मैं क्या जवाब दूंगा इस आपके इस सवाल में? मैं कहूंगा जी उनकी बेसिक बेसिक फिजिक्स, लेट से मैंने एक क्लेम कर, ये मेरा क्लेम है, ठीक है, कि मैं कह रहा हूं कि बेसिक फिजियोलॉजी में ये दोनों एक जैसे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के ऑर्गन सिमिलर, ठीक है। यानी चूहे का भी हलक होता है, मेरा भी हलक है, चूहे का भी दिल होता है, मेरा भी दिल है, चूहे की भी आंत होती है, मेरी भी आंत है, चूहे का फेफड़ा होता है, मेरा भी फेफड़ा है, चूहे का गुर्दा होता है, मेरा भी गुर्दा है। तो देखिए मैंने ये कहता जा रहा हूँ ना, और एक मुमासलत ड्रॉ होती जा रही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि चूहा बातें करता है, नहीं करता, मैं बातें करता हूँ। ये तो अगर मैं बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव एनालॉजी की तरफ नहीं चला जाएगा, मैंने नेगेटिव एनालॉजी ड्रॉ करनी शुरू, यानी बातें करने में, लैंग्वेज में हम मुमासला ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं इस किस्म के आपको मिसालें दूंगा, ठीक है। हार्मोन्स हैं, सम स्पेसिफिक हार्मोन्स, ठीक है। मैं कहूंगा जी चूहे को भी भूख लगती है तो वो खाने की तरफ रुख करता है, इंसान को भी भूख लगती है तो वो खाने की तरफ रुख करता है। अब कोई कहे जी चूहा रोता है, इंसान रोता है तो चूहा भी रोता है, तो ये बातें, जाहिर है वो बातें मैं अपनी बहस से खारिज कर दूँ, यानी क्योंकि मैं बात ही पॉजिटिव एनालॉजी ड्रॉ करने लगा। ये मेरी हेस का की थियरी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हमें इससे मॉडल्स को समझने में आसानी हो जाती है, बिकॉज देन भी बिकॉज ऑफ मेरी हिज थ्योरी हम ये बातें, ये सवाल उठा सकते हैं ना,
को आप जब भी मॉडलिंग करें तो आपको याद रहेगा कि अच्छा हमने अभी हम कौन सी एनालॉजीज ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं हम मॉडलिंग में बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव एनालॉजीज तो नहीं ड्रॉ कर रहे जो कि असल में उसके अंदर ना हो। ठीक है, सो हमें नेगेटिव एनालॉजीज कौन सी हैं जिसमें हम, ये आसान है, यानी ये मनफी मवासलतें हैं, ये इस किस्म क्या चीज है। मिसाल तौर पे आप कहेंगे अच्छा सर व्हाट आर दी नेगेटिव एनालॉजीज, तो मैं कहूंगा जी लाइफ स्पैन। ठीक, हम देखेंगे चूहे की जिंदगी जो है वो लेट्स से 3 साल है, इंसान की एवरेज लाइफ जो है वो लेट्स से 60 साल। तो लाइफ स्पैन इज अ गुड नेगेटिव एनालॉजी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में ये दोनों सेम होंगे, नेगेटिव के केस में ये दोनों डिफर करेंगे। ठीक है, यानी अब जो है वो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी पे ये नॉन इक्वलेंस का रिलेशनशिप, और ये सबसे मजेदार है। ठीक है, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें ये वो हैं, और इसको आपने गौर से समझना है, क्योंकि ये दोनों तो बात आसान बात है और आराम से समझ आ जाती है। इसमें न्यूट्रल एनालॉजीज आर ट्रिकी। ये वो है जिसमें हम टारगेट के ऊपर, लेट मी मेक द पिक्चर वन सेकेंड, और ये मॉडल हो गया। ठीक है, तो अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं, लेट्स से ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, हम इनको इधर टारगेट में स्टडी कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हम इधर इनको स्टडी कर सकते। तो ये वो है जिसमें हम ये सवाल ही नहीं उठाते, ना पॉजिटिव का सवाल उठाते हैं ना नेगेटिव का। हम ये कहते हैं कि भाई ये न्यूट्रल एनोलॉजी है, मैं एक दवाई है, मैं देखना चाह रहा हूं कि चूहे के इस दवाई का असर जो है वो क्या होता है। ठीक है, सो ये रिएक्शन जो है, मैं इसको तो ये दवाई दे नहीं सकता टारगेट को। ठीक है, तो यहां पे मैं रिएक्शन देखता हूं, इसको मैं वो ड्रग देता हूं। ठीक, तो अब जो ड्रग है, रिएक्शन टू अ ड्रग, रिएक्शन ऑफ अ ड्रग टू अ ड्रग लिखना चाहिए था। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ अ ड्रग जो है वो जो है वो इट्स अ न्यूट्रल एनोलॉजी। ठीक है, अब हमने देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी, हम वही करें, हम हाइपोथेसाइज तो ये कर रहे हैं ना, हम हाइपोथेसिस तो ये ले रहे हैं कि मॉडल जो है वो इन प्रॉपर्टीज में, जो ड्रग की प्रॉपर्टीज हैं, इनके अंदर हम ये कह रहे हैं कि भाई ड्रग जो है वो आपने मुंह के रास्ते इस्तेमाल करनी है और उसने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना है। ठीक है, या आपको वो टीका के तौर पे इस्तेमाल होनी है। तो हम कह रहे हैं कि भाई इस काम में तो वो सिस्टम्स के अंदर तो हमने पॉजिटिव एनोलॉजी रखी है, लेकिन अगर हम एस्पेक्ट ले लें रिएक्शन उसका क्या हो, यानी हम इसके ऊपर अगर फोकस हो जाए, तो ये हमें, हम इसके ऊपर ये हाइपोथेसिस बिल्ड करेंगे कि ये रिएक्शन हमें टीच करेगा मॉडल के ऊपर के, और हमारा हाइपोथेसिस ये होगा कि जब हमें ये रिएक्शन मिलेगा, हम इसको देख सकेंगे मॉडल में, तो हम इसकी बेस पे, अब क्या हम इंड्यूस करेंगे या हम इसकी बेस पे डिड्यूस करेंगे, दोनों बातें क्वेश्चन है कि हम इसकी बेस के ऊपर ये बताएंगे कि चूंकि, तो आप देखिए मेरे उसी तरह प्रेमिस बनेंगे। मैं कहूंगा कि जी पहला प्रेमिस होगा कि रैट एंड ह्यूमन हैव सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये मेरा प्रेमिस 1 हो गया। प्रेमिस 2 होगा गिवन, ठीक है, गिवन लेट्स से एक्स ड्रग, rat rat's condition improves, कंडीशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा, ह्यूमंस कंडीशन विल आल्सो इंप्रूव। ठीक, सो इसके इससे इससे मिलती जुलती हमारा एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट होगा, और इस लॉजिकल कंस्ट्रक्ट में जाहिर है कि अब ये सवाल लोग उठाएंगे
कि जी बिल्कुल। अब देखिए जब ये आप कह रहे हैं ना कि जी ब्लैक होल की स्टडी भी न्यूट्रल एनोलॉजी होगी बिकॉज वी कैन स्टडी ब्लैक होल डायरेक्टली सो वील स्टडी स्मॉल। तो देखिए यहाँ पे यही मकसद है कि आपकी लैंग्वेज, हमें मतलब अपनी लैंग्वेज को करेक्ट करना है। यानी हमने ये नहीं कहना कि ब्लैक होल की स्टडी नॉन न्यूट्रल हो। ब्लैक होल की स्टडी तो न्यूट्रल एनोलॉजी नहीं होगी, हम कहेंगे ब्लैक होल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की स्टडी में हम न्यूट्रल एनोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि हम उन प्रॉपर्टीज को कंप्यूटेशनली मॉडल करके समझ सकते हैं और ब्लैक होल को नहीं समझ सकते। देखिए पूरे के पूरे ब्लैक होल की स्टडी जब हम कहेंगे ना, तो वो फिर एनोलॉजी बहुत बड़ी हो जाएगी। यानी ऐसा मॉडल कोई भी नहीं होगा जो कि सारे की सारी उस चीज को रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि फिर तो वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगा, वो तो फिर एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। फिर तो आप जाएंगे और ब्लैक होल पे जाके शिप उतारेंगे और उसके अंदर जाके उसको पढ़ेंगे। तो हमने यही तो डिफरेंस देखना है। यानी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने पॉइंट बिल्कुल सही पकड़ा है, लेकिन हमने उस पॉइंट को नैरो करना है कि हमने उनने एस्पेक्ट्स में जाना है। तो ब्लैक होल की जब हम बात करेंगे तो ब्लैक होल के आप क्वेश्चन करेंगे कि ब्लैक होल्स विच एस्पेक्ट्स। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है दाऊद, आपको बात समझ आ गई? जी सर। गुड। तो देखिए ये सवाल हमें क्लियर कर देगा ना कि अब हमें कौन से एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए हम अगर कुछ एस्पेक्ट्स उसकी प्रोग्राम ही नहीं कर सकते या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको पढ़ सकें, तो फिर वो चीज तो माइनस हो जाएगी। जी निम्रा पूछें आप। सर मुझे न्यूट्रल क्या के इसके बारे में थोड़ा सा समझना है कि रैट और ह्यूमंस में हमने एक ड्रग को चेक किया है कि वो दोनों पे किस तरह से इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल। सर उसके बाद तो सर वो किस तरह से न्यूट्रल होती है वो एनालॉगी? इस तरह से, देखिए न्यूट्रल एनोलॉजी का मतलब ये होता है ना कि हम उसमें हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव की टर्म्स में नहीं ले जा रहे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपना फोकस जो है ना, वो इस पे नहीं रखा कि वो किस चीजों में एक जैसी हैं और किस चीजों में नेगेटिव नहीं है एक जैसे, बल्कि हमने इस चीज पे रखा है कि स्टडी पे रखा, स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें इस पे बात करती हैं कि उनकी ममासलत में उनकी प्रॉपर्टीज, मॉडल की प्रॉपर्टीज और टारगेट की प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस है। ठीक है, यानी मॉडल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, टारगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। हम कहेंगे भाई ह्यूमन का की प्रॉपर्टीज और रैट्स की प्रॉपर्टीज इन दो चीजों में सेम है। तो ये अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव एनालॉजीज की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें वो डिफरेंट है तो हम नेगेटिव करें। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात ही ना करें, हम अपने आप को ले जाएं स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स पे, और अब हम ये बात करें कि भाई हमारा फोकस तो इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी चीजें इधर इन्वेस्टिगेट हो सकती हैं और कौन सी चीजें इधर इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकती। तो उस फोकस के ऊपर हम कहते हैं कि जी ये न्यूट्रल एनालिसिस। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है कि भाई आप कह रहे हैं कि या तो हम इधर फंसे हुए हैं या इधर। तो ऐसा नहीं है। यानी ये नहीं है कि या आप यहां होंगे या आप यहां होंगे या आप यहां, ये आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई विच काइंड ऑफ एनोलॉजी यू आर ड्रॉइंग। आप कहेंगे कि देखिए मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग कि ह्यूमन रेस्पिरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल एज रैट। क्योंकि देखिए जब आप पहले क्या होगा, जब आप रैट्स को स्टडी करने लगेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि ठीक है आप रैट को चूज कर रही हैं, आप कहेंगी सर मैं इसलिए चूज कर रही हूँ कि आई वांट टू से कि जी मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि दोनों का रेस्पिरेशन सेम है। तो मैं कहूंगा दोनों की रेस्पिरेशन तो सेम नहीं है, और मैं 15 चीजें निकाल लाऊंगा जिसमें सेम नहीं है। तो मैं आपकी पॉजिटिव एनोलॉजी को बेसिकली बॉग डाउन कर दूंगा, और बॉग डाउन करके उसको गिराने से मकसद क्या होगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रैट इज नॉट अ गुड मॉडल टू टू स्टडी। स्टडी तो ऑब्वियसली ड्रग ही करनी। तो आप इधर से फॉरन शिफ्ट कर जाएंगे एंड यू विल शिफ्ट एंड यू विल कम हियर। आप कहेंगी सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉजिटिव एनोलॉजीज,
मैं तो ये बात ही ये कर नहीं रही कि वो सेम, मैं कह रही हूं कि वो सेम है बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय स्टडी ऑफ ड्रग। तो मैं कहूंगा आपकी ड्रग कौन सी है, आप कहेंगी सर मैं उनको एमॉक्सिल, फलानी, विटामिन सी, ये ड्रग्स है सर। तो आई वुड आस्क यू के ओके, व्हाई कांट यू स्टडी एमॉक्सिल एंड विटामिन सी टू ह्यूमंस। अब आपकी न्यूट्रल एनर्जी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों दवाइयां इंसानों को दी जा सकती, ये नुकसानदेह दवाइयां नहीं है। लेकिन आप कहेंगी नहीं सर, दिस इज नॉट माय मेडिसिन, माय मेडिसिन इज अ स्पेसिफिक कैंसर, कैंसर सेल्स की मेडिसिन है और मैं इनको नहीं दे सकती, आई हैव टू टेस्ट देम। सो यू, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम न्यूट्रल एनोलॉजी की बात करें। हमने इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना कि या तो आप इधर हैं तो या आप इधर हैं और या आप इनके बीच में मूव कर रहे हैं। ठीक है निब्रा? यस सर। अब देखिए होता क्या है, जो इसकी इसकी एक एग्जांपल भी देखें कि न्यूट्रल एनोलॉजीज जो है वो हमें हमें कैसे हमें हमें कैसे हेल्प करते हैं। याद है हमने लास्ट टाइम मिचेल्सन मॉर्ले पढ़ा था, ठीक है ना? तो साइंटिफिक एडवांसमेंट देखें है ही ऐसे। हमने हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जी वो मैंने आपको कहानी सुनाई लंबी कि जी लाइट जो है वो वेव की तरह थी। तो अब देखिए होता क्या, लोगों ने पहले क्या किया, पहले लोगों ने पॉजिटिव एनोलॉजी ड्रॉ की शुरू शुरू। अगर आप उस कहानी को दोबारा जाके सुने ना तो उसमें हमने ये बात की थी लाइट की, वाटर की और साउंड की, ठीक है? तो लोगों ने वाटर से या साउंड से, ठीक है, इनके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी ड्रॉ की। यानी उन्होंने कहा कि जैसा पानी होता है, जैसी आवाज होती है, वैसी ही रोशनी होती है। अब देखिए ये बात जब की तो पॉजिटिव एनर्जी होगी ना, यानी रोशनी में ममासलत ढूंढी पानी से। अब जब ये करना शुरू करता है ना इंसानी से, तो वो कहेगा कि अच्छा भाई इधर का डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा, ठीक है, इधर का मीडियम क्या होगा। हम कहेंगे जी ये हवा की लहरों से गुजरती है, पानी इस तरह से, वाटर वेव्स जो हैं वो इस तरह से मूव करती हैं, स्पेस का मीडियम यूज करती हैं, जो साउंड की वेव्स हैं वो एयर का मीडियम यूज करती हैं। तो यहाँ भी लोग वही वाली बातें करने लग पड़ेंगे, यानी वो इधर भी वही पैटर्न देखेंगे, इधर भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव एनालॉजी को ड्रॉ कर, ठीक है ना? अब क्या हुआ है, वाटर वेव्स ये दोनों क्या बन गए, ये मॉडल बन गए, और मॉडल बन गए लाइट का, ठीक है? और इस मॉडलिंग अटेम्प्ट को जब आप करते हैं तो वो मॉडलिंग की जो अटेम्प्ट है, यानी मॉडलिंग अटेम्प्ट अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, ठीक है, उस मॉडलिंग अटेम्प्ट को टेस्ट करने लग पड़े मॉडलिंग, मिचेल्सन मॉर्ले का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने इस मॉडलिंग अटेम्प्ट को टेस्ट किया। यानी उन्होंने कहा अच्छा यार ठीक है आपने मॉडल कर लिए, सो वी डू अ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंटर क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई मैं मॉडल से नहीं हूं, वो डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है, वो डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है लाइट। यानी वो टारगेट, आप पहले मॉडलिंग करते रहे, ये थॉमस यंग का स्केच है 1803 का, देखिए उसने डिफ्रैक्शन की पिक्चर बनाई है तो पानी जैसी लहरें बनाई, यानी लाइट को बनाने इमेजिनेशन है ना, ये कोई असली तो नहीं उसने देखी। वो ये कह रहा है कि जी टू स्लिट से जब लाइट आती है तो वो इस तरह से मूव करती है, ठीक है? तो उसने जाहिर है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, दो स्लिट्स लगाई होंगी, लाइट गुजरी होगी, उसके कोई साए बने होंगे, एंड ही मेड अ पॉइंट के जार ये तो यंग को पूरा देखें डिटेल में तो समझ आ जाएगी। मिचेल्सन मॉडल ने क्या, उन्होंने कहा ओके लीव द मॉडल, डायरेक्टली इंटरवीन इनटू द टारगेट। क्योंकि एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, वो टारगेट के अंदर इंटरवीन कर जाता है, ठीक है? वो मॉडलर को पीछे छोड़ता है एंड ही स्ट्रेट अवे गोज एंड वो, अब वो जब इसने ये किया, सो इन्होंने क्या डिड्यूस किया, मिचेल्सन मोरले ने ये डिड्यूस किया कि ये असल में पॉजिटिव एनोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, नेगेटिव एनोलॉजी। क्लेमेंट्स कह रहे थे कि भाई मुस्बत मुमासलत है और हम इसका नाम रख देंगे ल्यूमिनिफेरस, क्या था वो, ल्यूमिनिफेरस ईथर, यही मैंने आपको बताया था। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा इसके मीडियम से गुजरती है, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं होती, दिस इज ऑल रॉन्ग,
Basically it's not a positive analogy, you have actually done made a negative analogy. उन्होंने कहा भाई लाइट में तो ऐसी बात होती ही नहीं, ठीक है। तो इससे ये भी हमें समझ आती है कि जो न्यूट्रल एनालॉजीज है ना वो हमें बाद में पता चलती है। यानी हम पहले पॉजिटिव एनालॉजी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, साइंस का वो सफर चलता रहता है और वो नेगेटिव एनालॉजी में डेवलप हो जाती है। इवेंचुअली पीपल लीड टू कन्वर्ज टू न्यूट्रल एनालॉजीज, क्योंकि आप बहरहाल आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड, ठीक है। तो अनलेस कि आप इसके अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर सकें, इंटरवीन कर लें और एक्सपेरिमेंट कर लें, ठीक है, आप जब तक ये काम नहीं कर सकते आप मॉडलिंग तो करते रहते हैं। और आप जाहिर है अभी है कि आपने इसमें इंटरवीन कर लिया, आइंस्टाइन ने कहा कि जी फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो आप इतना बड़ा हेड्रॉन कोलाइडर लगा के इसके माइन्यूट पार्टिकल्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाते रहेंगे, चलता रहेगा, बट इवेंचुअली यू विल, जब तक वो इंटरवेंशन नहीं होती, आप अब जब तक क्वांटम मेजरमेंट्स नहीं होती, क्वांटम मेजरमेंट जो है पिछले 70 साल से एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जब तक वो नहीं होती आप यू हैव टू से यूज द मॉडल्स। इस पर्सपेक्टिव में हम ये कहेंगे कि जी मॉर्ले जब आया तो मिचेल्सन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट ने ल्यूमिनस ईथर को खत्म कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये सब कुछ खत्म हो गया, एंड यू शिफ्टेड टू अ न्यूट्रल एनोलॉजी, यानी आपने ये कहा कि जी ठीक है अब हम इसको एज अ न्यूट्रल एनोलॉजी देखेंगे और हम ये कहेंगे कि भाई हम इसको अब भी वेव्स ही के तरह देखते रहेंगे लाइट को, लेकिन अब हम इसलिए नहीं देखेंगे कि वो वेव जैसी है, यानी हम ममासले तलाश नहीं करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि जिस तरह हम इधर कुछ एस्पेक्ट्स को स्टडी करना चाहते थे, तो हम वो एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए हम वेव्स को यूज करें, राइट। यानी हमने लाइट के फोटॉन्स को इस्तेमाल करना है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, तो कभी हम वेव प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, कभी हम पार्टिकल प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, ठीक है, कभी हम उसको फोटॉन्स की तरह मान लेंगे, ठीक है, क्वांटा ऑफ लाइट मान लेंगे, कभी हम उसकी वेव नेचर ले लेंगे, तो हम इनके बीच में स्विच करते रहेंगे। और हमसे जब पूछेगा भाई आप स्विच क्यों करते हैं, हम कहेंगे जी इट्स अ न्यूट्रल एनालॉजी, we want to study some properties, sometimes we want to use the Maxwell's electromagnetic and equations, sometimes we want to use the Schrodinger's wave equation, sometimes we want to use the Einstein's relativity equations। तो हमने तो भाई इसको स्टडी करना है, हम न्यूट्रल एनालॉजी रखते हैं और इसमें मूव करते हैं, तो ये मेरी हिस्से का बड़ा इंपॉर्टेंट काम। अब जो आपके पास की अगली चीज है वो है ये इनसे हटके, यानी ये न्यूट्रल एनालॉजीज और एनालॉजीज की बात से हटके हैं, लेकिन ये उस चीज के अंदर ही है कि हम अभी तक जब अगर आप इसको पीछे इसका फ्लो चेक करें ना, तो हम वी आर स्टिल इन दैट सेंस कि वी आर एट दी थिंग्स टू मैनिपुलेट। तो इसके बीच में मैंने आपको एक चीज तो ये बताई कि एनालॉजीज, ठीक, यानी एनालॉजीज की एक थ्योरी है कि आपकी मैनिपुलेशन के कुछ तरीके, पॉजिटिव कर लें, नेगेटिव करें, न्यूट्रल करें, बट इवेंचुअली यू वांट टू मैनिपुलेट मॉडल्स की चॉइस। द सेकंड थिंग अभी हम उस पर पहुंचे एंड दैट इज computational models। So this is the model of a very interesting model given by the by a very famous scholar जिसको हम अर्बन सेग्रीगेशन मॉडल कहते हैं, और ये है थॉमस शेलिंग का अर्बन सेग्रीगेशन मॉडल। क्या लफ्ज समझ आती है कुछ लफ्ज से? कोई बताना चाहेगा कि ये क्या उसको समझ आ रही है? अर्बन का माना क्या हुआ? जी, व्हाट इज अर्बन? जी, अर्बन क्या होता है सर? जो आबाद हो, मतलब शहरी। तो देखिए शहरी सेग्रीगेशन यानी शहरों में लोग
अलग-अलग आपस में सोशली अलग उनकी सेग्रीगेशन कैसे होती है, वो एक दूसरे वो कहाँ जाके रहते हैं और उनकी आबादियां जो है वो कैसे चलती हैं। ठीक है, तो थॉमस शेलिंग ने का मॉडल जो है वो बेसिकली एक चेस बोर्ड पे, यानी दिस इज द ओल्ड मॉडल। अभी इसको ना देखें थोड़ी देर, ये वाली जो साइड है लेफ्ट पे है स्क्रीन के, तो ये ओल्ड मॉडल था। शेलिंग ने कहा कि भाई ये चेस बोर्ड की तरह की चीज है, जैसे शतरंज का बोर्ड होता है, 8 वो हैं, 64 इसके खाने हैं। और उसने कहा कि भाई देखिए मैं पहली स्टेज पे, यानी अभी आप जरा साथ गौर से सुनिएगा कि उसने, ताकि हम वी आर यूजिंग इट एज जस्ट एन एग्जांपल, ये शेलिंग को, दिस इज आवर एग्जांपल कि कंप्यूटेशनल मॉडल्स कैसे होते हैं। ओल्ड केस में मॉडलिंग में उसने कहा कि भाई मैं जो हूं, मैं पहले तो रैंडमली प्लेस कर देता हूँ टोकन्स को, यानी कि ब्लैक और व्हाइट टोकन्स को मैं सारे बोर्ड के ऊपर प्लेस कर देता हूँ और कुछ जगह खाली छोड़ देता हूँ। तो लेट्स अज्यूम उसने रैंडमली कुछ जो है वो जगह भर दी और कुछ को खाली छोड़ दिया, यानी कुछ को व्हाइट भर दी और कुछ को ब्लैक भर दी। अब उसने कहा कि स्टेज 1 में तो ये हो जाता है, यानी शहर जो है वो बस, अब देखिए अजम्पशन उसकी जहन में रखिएगा, क्या शहर बस ऐसे रैंडमली आबाद हो जाते हैं? ये अब आपने अपने आप से पूछना है ना, अगर आपने शेलिंग का मॉडल को क्रिटिसाइज करना है, सो यू वांट टू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि भाई क्या शहर स्टार्ट में रैंडमली आबाद हो जाते हैं या इट्स एन अजम्पशन। तो स्टेज 1 में उसने कहा कि भाई रैंडमली हम अगर शहर आबाद हैं तो आप इसको समझ लें कि जी टाइम 0 के ऊपर ही होगा, यानी स्टार्ट ऑफ द मॉडल। उसके बाद उसने कहा कि ये होता है कि आप हर टोकन की एक ओरिजिनल जगह बन जाती है। तो मिसाल के तौर पे अब ये टोकन है, ठीक है, ये अपने इर्द गिर्द के टोकन देखता है। अब इसके इर्द गिर्द कितने टोकन हैं? ये खाली है, यहां भी खाली है एक, ठीक है। अच्छा चलो इसको ना देखें, आप मिडल वाले को देखें, क्योंकि इसके ऊपर की, मैं इसलिए इसको नहीं देगा कि इसके तो ऊपर की जगह खाली है, तो ये थोड़ा सा अभी एकदम आपके लिए कंफ्यूजन हो गया। तो हम कहते हैं कि जी हम मिसाल के तौर देने के लिए ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हर टोकन के इर्द गिर्द साइड वालों को छोड़ के हर टोकन के इर्द गिर्द कितने लोग रह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है कि मैं कोई भी टोकन उठाऊंगा उसके गिर्द मुझे 8 डब्बे मिलेंगे। तो शेलिंग ने ये कहा कि जी ये अपने इर्द गिर्द वालों को देखता है, इसके गिर्द इस वक्त कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। 5 में से काले कितने हैं? ब्लैक्स आर, हाउ मेनी ब्लैक्स? 4। हाउ मेनी व्हाइट्स? 1, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर इसके पड़ोसियों में से आधे जो हैं इससे मुख्तलिफ हों तो ये अपनी जगह छोड़ जाते हैं। आ गई बात समझ? यानी इसके पड़ोसी टोटल कितने हैं? 5 हैं, 5 का आधा हो गया 2.5, आप राउंड कर लें 2 या 3। तो अगर देखें वो कहता है कि उससे ज्यादा, यानी अगर 2.5 से ज्यादा जो हैं इसके पड़ोसी सफेद होते तो ये जगह छोड़ जाता, लेकिन इसके पड़ोसी तो 4 काले हैं तो ये अपनी जगह के ऊपर ही रहते, ठीक है। इसके बरक्स इस वाले को देखें, इसके गिर्द कितने पड़ोसी हैं? 3 5 और 7। तो इसके 7 नेबर्स में से 4 वाइट हैं और 3 आर ब्लैक। सो दिस वन लीव्स दिस प्लेस। और ये जाते कहां हैं? ये उस जगह चले जाते हैं जहां पे इनके इर्द गिर्द इन जैसे हाफ से ज्यादा होते हैं। क्लियर बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर, नो क्लियर सर। है। आसान बात है ना। तो देखिए आप तो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, आप आराम से इसको मॉडल कर सकते हैं। यानी आप कहेंगे कि जी इधर से इधर इससे मूव करना शुरू करो, एक फॉर लूप लगाओ, फॉर लूप में चेक करो, इसके अंदर नीचे देखो कि इसके कितने टोटल ब्लैक हैं और वाइट हैं, उस ब्लैक और वाइट में से इफ, ठीक है, इस जैसे जो भी इस जैसे अगर ग्रेटर देन 0.5 है, आधे टोटल के टोटल का 0.5,
0.5 ऑफ टोटल, तो तुम इधर मूव कर जाओ। तो देखिए इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको एक एल्गोरिथमाइज कर लेंगे और यू वुड से कि जी अच्छा भाई ये इस तरह चलेगा। सो ये आजकल जब इसको पढ़ाया जाता है, ये पुराना है जो शेलिंग के पेपर्स में दिए हुए पिक्चर्स, और ये जो है ये आज का, यानी आप इसको अगर थोड़ी देर देखते रहे तो ये स्टार्ट होता है जब एक जग के साथ, और आहिस्ता 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 लोग मूव करते जाते हैं और इवेंचुअली उनकी सेग्रीगेशन ऐसे हो जाती है। यानी पहले तो ये डिस्पर्स थे, लेकिन फिर ये होता है कि ये ब्लैक जो है वो सारे इधर जमा हो जाते हैं, ठीक है, ये इधर जमा हो जाते हैं, ठीक है, और वाइट्स जो है वो अपनी अपनी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये वाइट्स के ये पैटर्न बनने लग पड़ते। तो ये बात उसने ये कहा कि यूएस सिटीज में यानी अमेरिकन शहरों में, अब देखिए ये डिडक्शन है उसकी, यानी मॉडल, वो मॉडल को क्यों पढ़ रहा है। अगर हम इसको अपने उस नजरिए से देखें तो हम कहेंगे कि जी वो ये कहना चाह रहा है कि जी इसी पिक्चर पे रहते हैं, तो वो हम ये कहेंगे कि वो ये बात करना चाह रहा है कि पहले सबसे तो वो पॉजिटिव एनालॉजीज को देखता है, तो वो कुछ पॉजिटिव एनालॉजीज बनाता है। मिसाल के तौर पे उसकी पॉजिटिव एनालॉजीज क्या हो सकती है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव एनालॉजीज बनाता है कि जी ये उसके उसके काम में भी है कि उसने कहा कि जी हाउस होल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक, यानी अगर अमेरिका का वो एक शहर ले लेता है और उस शहर में लेट्स से 2 लाख घराने हैं, तो फिर उसको देखें इधर भी 2 लाख घरानों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, यानी अगर वो घराने जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ भी उसको उस तरह बनाने पड़ेंगे। यानी अगर वो एक ऐसा शहर है जिसमें कम कम लोग रहते हैं तो उसे ये भी थोड़े कम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पैटर्न्स चेंज होंगे ना। फर्ज करें मैं इधर एक और पिक्चर बनाता हूँ जिसमें इतने ही खाने हैं, ठीक है, और बहुत थोड़े लोग रहते हैं, ठीक है, बस ये लोग। अब क्या होगा, इनमें सेग्रीगेशन होगी इनमें तो सेग्रीगेशन होगी नहीं, क्योंकि वो इतने थोड़े हैं, उनके इर्द गिर्द बंदे ही कोई नहीं रहते। तो फर्ज करें वो एक टेक्सास में या अरिज़ोना में या यूएस के ऐसे शहरों में, यानी अगर आप पाकिस्तान में इसको अप्लाई कर रहे हो तो आप बलूचिस्तान में जो कम आबादी वाली जगह है वहां पे अगर शेलिंग का मॉडल अप्लाई करना है तो आपके ख्याल में वो मॉडल ठीक चलेगा। ये बात आपने सीखनी, यानी ये वो चीज है जो हमने इससे सीखनी है कि देखें जब हमने मॉडलिंग करनी है तो फिर हमें चूज करना है। तो शेलिंग का मॉडल सिर्फ अवेलेबल तो नहीं होगा, सेग्रीगेशन के तो 20 मॉडल होंगे, तो वी हैव टू फाइंड आउट के पॉजिटिव एनालॉजीज कहाँ ड्रॉ होगी। अगर फर्ज करें शेलिंग के मॉडल और हमारे मॉडल हमारे टारगेट में, ठीक है, शेलिंग का मॉडल और यानी शेलिंग का मॉडल मैं कहता हूं SM, ठीक है, एंड आवर सिटी, सम सिटी, लेट्स अज्यूम क्या भी दालबंदी डिस्ट्रिक्ट, तो देखें बहुत कम आबाद है, बलूचिस्तान का फार ऑफ इलाका है, ताफ्तान कहते हैं। तो इन एरियाज में क्या शेलिंग का मॉडल अप्लाई करेंगे तो जब हम लोगों को ड्रॉ करेंगे तो हमारा तो ये जो पिक्चर बनेगी इसमें वैसे ही लोग दूर दूर होंगे, तो ये बड़ी जल्दी से कन्वर्ज होकर स्टैटिक हो जाएगी, कोई एक दो बंदे मूव कर जाएंगे। इसका मतलब है कि इसमें तो सेग्रीगेशन का शायद इतना अच्छा ये मॉडल चलेगा। हमें यहाँ पे डिफरेंट मॉडलिंग की अटेम्प्ट करनी। सो शेलिंग ने भी यही किया कि उसने कुछ हाउस होल्ड देखे, कुछ नेबरहुड्स देखे, फिर उनकी टाइप्स देखी, उनकी एथनिक प्रॉपर्टीज क्या है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई, और उसकी बेस पे उसने क्लस्टरिंग जो है वो अपनी की, और उस क्लस्टरिंग की बेस पे फिर उसने इन्फरेंस की, यानी उसने फिर उससे इन्फरेंस करनी शुरू की। अब हमें फायदा क्या है, हमें फायदा ये है कि हम इस मॉडल की बेस पे ये सवाल उठा सकते हैं, व्हाट कॉजेज सेग्रीगेशन। ठीक है, अब इस साथ हमें यह भी पता चलता है कि जो न्यूट्रल एनालॉजीज हैं वो गाइड करती हैं और वो एडवांस करती हैं, क्योंकि अगर शेलिंग पॉजिटिव एनालॉजीज की बेस पे चलेगा तो मॉडल जरा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो बस उधर ही चलेगा जिस जगह के ऊपर पॉजिटिव एनालॉजी होल्ड करती होगी। जहां पे वो होल्ड नहीं करती वहां पे वो मॉडल इतना अच्छा
नहीं चलेगा, स्पेशली इन केस ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स, क्योंकि हमारा फोकस स्टिल कंप्यूटेशनल मॉडल्स की तरफ ज्यादा है, क्योंकि हमने तो बेसिकली कंप्यूटर्स पे मॉडल बनाने हैं ना, हमने कोई फिजिक्स के मॉडल तो बनाने हैं तो भी हमने कंप्यूटर पे बनाने हैं, यानी हमने फिजिकल सिस्टम्स या उनको तो मॉडल नहीं करना, ठीक है, बहुत अनलाइकली, हम बहुत कम ऐसा हो, अगर हम करेंगे भी तो हम जब करते भी हैं तो हमारे साथ फिजिक्स होते हैं, यानी हमें तो वो काम देते हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का काम, ये फिर उनका काम है, वो हमें कोई मशीन बिल्ड करें या कोई स्केल मॉडल के ऊपर। सो ये सवालात, इस किस्म के सवालात, और फिर कोशिश करें कि न्यूट्रल एनालॉजीज के ऊपर हम रहें, क्योंकि वहां पे हमें फायदा है, हमें फिर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं देखनी, हमें वो मॉडल पे कहेंगे, यानी यही मॉडल अगर कोई कहे कि जी डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड मॉडल है और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स को आप सेट कर सकते हैं, लेट्स से पॉपुलेशन उसका एक पैरामीटर है, फलां चीज उसका दूसरा पैरामीटर है, तो हम कहेंगे भाई शेलिंग का मॉडल अच्छा मॉडल है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मॉडल शायद हमें ज्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि हम इस पे इंटरेस्टेड हैं कि टाइम के साथ साथ सेग्रीगेशन कैसे चलती है, तो चूंकि हमारी एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे सेग्रीगेशन है, सो वी वांट टू सी कि जी आबादी जो है वो कैसे मूव करती है, लेट्स से 2 डायमेंशनल मॉडल, ठीक। सो दिस वाज एन एग्जांपल जो हमें ये बताती है कि मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल मॉडल्स यूजुअली न्यूट्रल एनालॉजीज होते हैं, ठीक है, यानी जब शेलिंग जो है वो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हाउस होल्ड करने लगा, सारा कुछ करता रहा, तो इनकी बेस के ऊपर उसकी मॉडलिंग अटेम्प्ट जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन ये जो मॉडलिंग अटेम्प्ट है ये काइंड ऑफ न्यूट्रल अटेम्प्ट है, इसलिए कि हमें ये देखना है कि भाई ये न्यूट्रल, अगर हम इसको कंप्यूटेशनली मॉडल कर लेते हैं तो वी वुड जस्ट से कि भाई ठीक है, एक वेरिएबल ऐड कर दो, यानी जब इधर चाकी वगैरह में आओ तो हाफ को ना देखा करो, योर दिस वन जहां पे आप कह रहे थे कि जी मैं हाफ को देखूंगा, तो टेक दैट थिंग एज योर मॉडल पैरामीटर, ठीक है, कॉल इट अल्फा। तो शेलिंग ने ठीक है अल्फा हाफ दिया हुआ है, हम कहते हैं कि जी अल्फा इज 3/4, हम कहते हैं कि जी अल्फा इज 0.1, 1/10, ठीक। तो आप देखिए, आप शेलिंग के मॉडल को आपने काइंड ऑफ अ न्यूट्रल मॉडल बना दिया, उसको पैरामीटराइज कर दिया, और उसको कोशिश करें कि यार वो हमारे जो कम आबादी वाले इलाके है उसके ऊपर भी वो किसी तरह फिट हो जाए, क्योंकि आप पॉजिटिव एनालॉजी से आपने जान छुड़ा ली, आप ये नहीं अब बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एथनिक क्या है, फलां, अगर आप ये सारे पैरामीटर लाना चाहेंगे सो देन न्यूट्रल मॉडल्स के बजाय आपको कुछ स्पेसिफिक मॉडलिंग करनी पड़ेगी, और वो भी होती है, यानी हम ये बात तो नहीं कर रहे कि जी सिर्फ न्यूट्रल एनालॉजी ही है जो वो बेहतरीन चीज है, यानी उसमें हम उसकी वैल्यू के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि यूजुअली मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल जो है वो न्यूट्रल एनालॉजी, ठीक है। अगली बात ये है कि जी मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब चूंकि कंप्यूटेशनल और मैथमेटिकल मॉडल हमें स्टडी के लिए यूज होते हैं और वो हमें न्यूट्रल एनालॉजीज के बेस पे एक इन्फरेंस ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये यूं लगता है कि मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की तरह की चीज है, यानी हमें ऐसे लगता है कि यार मॉडलिंग करना और एक्सपेरिमेंटेशन करना काफी क्लोज बात है, वजह वजह ये कि इधर भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, इधर भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, इधर एक्सपेरिमेंट्स इन अ सेंस ऑफ, मतलब हम मॉडल को तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इधर हाँ, इधर भी हम इंटरवीन करते हैं, इधर भी हम इंटरवीन करते हैं, इधर हम और तरीके फर्क है, इधर हम और तरह इंटरवीन करते हैं, इधर हमने देखे अल्फा पैरामीटर को छेड़ दिया, जैसे ही हमने अल्फा पैरामीटर को छेड़ा आबादी के फर्ज करें तनासुब से, तो मॉडल ने हमें डिफरेंट किस्म की इंफरेंसेस की तरफ ले जाना शुरू, ठीक है, लेकिन कुछ फर्क नहीं, सिमिलैरिटीज तक अगर हम रहें तो यहां भी हम, मैंने कहा यहां भी हम वेरिएबल सेट करते हैं और पैरामीटर सेट करते हैं,
एक्सपेरिमेंट के केस में हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ तो बात समझ आती है कि ये काफी मिलते जुलते हैं, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, इधर भी हम मैनिपुलेट करते हैं जैसे मैंने बताया, यहाँ भी हम ऑब्जर्व करते हैं मॉडल के रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट के केस में भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेकिन कुछ चीजों में ये फर्क भी है। और डिफरेंसेस किस तरफ? डिफरेंसेस ये है कि जब आपको याद है हमने इंटरनल वैलिडिटी की बात की थी, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये बात कहाँ की थी, जहां पे हमने ये बात की थी कि एक्सपेरिमेंट्स में बहुत एरर्स आते हैं, और सबसे ट्रबलिंग एरर हमने कहा था वो होते हैं जहां पे इंटरनल वैलिडिटी के ऊपर उनकी सवाल हो जाता है, और लोग सवाल करते हैं कि जी आपके एक्सपेरिमेंट्स इंटरनली वैलिड हैं कि नहीं, क्योंकि आप जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो इन्फरेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, और इसको हल करने के लिए एक्सपेरिमेंटर्स क्या करते हैं, वो अपने डिजाइन, कंट्रोल, इन चीजों को बेहतर करते हैं। अब होता क्या है, मॉडल्स के केस में ये प्रॉब्लम काफी कम, यानी मॉडल के केस में इंटरनल वैलिडिटी का इशू कम है। क्यों कम है? क्योंकि देखिए अब जैसे शेलिंग है, हमने देखा, आपने मॉडल के केस में आपने इनिशियल कंडीशंस खुद सेट करनी, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने आपको अल्फा बताया, आपके पास फर्ज करें दो पैरामीटर है, टी है, आपके पास अल्फा है, तो ये मॉडल के पैरामीटर्स हैं, आपने इनको एक दफा सेट कर दिया, मॉडल चलता रहेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल हो रहे हैं, सवाल यही उठेगा ना कि भाई आप मॉडल इस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऐसा क्यों रखा हुआ है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये क्यों रखी है, तो आप इन चीजों को चेंज कर सकती हैं और आप उन आउट का आर्ग्यूमेंट्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटर्स के लिए ये बहुत बड़ी वरी, उन्होंने तो सारे का सारे डिजाइन को ही अपने को रिव्यू कर, वो कंप्यूटर पे तो सिर्फ बैठ के ये काम नहीं कर, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मॉडल्स के केस में, एक्सपेरिमेंट्स के केस में ये फायदा भी है कि आपको एनालॉजीज का मसला नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दे आर नॉट एनालॉजीज, ठीक है, ये तो ममासलत है, ये तो तमसीली साख्ते नहीं है, ये तो बेसिकली डायरेक्ट इंटरवेंशन है, मैनिपुलेशंस है, कंट्रोल्स है, टारगेट वेरिएबल के साथ डायरेक्ट छेड़छाड़। तो इनको ये क्वेश्चन नहीं है कि एनालॉजी न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है, ये क्या है, ठीक। मॉडल्स के लिए मसला है कि वो बताएं कि हम अपनी एनालॉजीज को न्यूट्रल रख रहे हैं, हमारी एनालॉजीज जो हैं वो एरर प्रोन हैं, हमारे पास जो है वो हम जो है वो गलत इन्फरेंसेस इनसे ड्रॉ नहीं कर। तो एक केस में, दोनों केसेस डिफरेंट है, इस केस में फायदा किसको है, मॉडल्स को, इस केस में फायदा किसको है, एक्सपेरिमेंटर्स को, ठीक है जी। तो दिस इज पॉइंट के हमें इनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हमारे ज़हन में, ठीक है। तो यहां से हमारा इस लेक्चर का लास्ट पार्ट शुरू होता है, जो बड़ा छोटा सा पार्ट है, एंड आई वुड गो इट, मैं इसको क्विकली हैंडल करूंगा ताकि हमें इसमें कोई ऐसी बहुत मुश्किल बात नहीं है, बट देयर आर सम, क्योंकि हमें एक सवाल होता है, और बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा अगले से अगले वीक वाला है, उसमें हमें, चूंकि हमने मॉडलिंग करनी है, ठीक है, और मॉडलिंग की एग्जांपल्स पढ़नी है, और मॉडलिंग को मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की को हमने उसको देखना है कि वो किन किन तरीकों से होती है। सो ये सवाल जरूर आता है कि व्हाट इज अ गुड मॉडल, हमें सवाल पूछा जाएगा ना कि जी ये बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन हमें देखना है ना कि उस मॉडल की क्वालिटी क्या है, तो उसके बगैर तो ये बात अपनी जगह खत्म नहीं होती। सो दिस इज द पॉइंट के पहली, ये क्वालिटी का सवाल जो है ये बड़ा ट्रिकी सवाल, और इस सवाल में कि कई तहें, ठीक है, तो इसकी एक तह तो है सिमिलैरिटी, यानी हमारे पास, हम जब सवाल करेंगे तो ये सवाल का मतलब ये होगा कि गुड रिप्रेजेंटेशन क्या हो, यानी व्हाट इज अ गुड मॉडल का मतलब है ना व्हाट इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन, अच्छी, क्या ये अच्छी मॉडल है, क्या ये इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इनको हम मॉडल वर्च्यूज भी कहते हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस, यानी मॉडल की खासियत है, मॉडल की खूबसूरतियां, मॉडल की अच्छाइयां। तो उसमें एक चीज तो, जो बात एक टैब के ऊपर तो
सिमिलैरिटी। ठीक है, यानी हम ये कहते हैं कि ये मॉडल चूंकि इस टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सवाल उठता है कि जी ये वाला, हम ये डेफिनेशन लोग देते हैं और उनके वर्च्यू के केस में एक वर्च्यू बताते हैं कि आवर मॉडल इज क्वाइट सिमिलर टू द टारगेट, यानी दे वुड क्लेम सो, और वो कहेंगे कि जी हमारा स्केल मॉडल है एंड स्केल मॉडल इज quite similar to the model of the actual quite similar to the actual aeroplane। यहां से हमारे पास एक सिमिलैरिटी का नोशन तो आ गया, ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी की ऑपरेशनलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमें सवाल ये है कि हाउ टू, यानी नोशन तो है, कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि भाई अच्छा हाउ टू एक्चुअली मेजर सिमिलैरिटी, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब मैंने क्लेम तो कर दिया कि मेरा सिमिलर है, तो क्लेम तक तो मैंने बात कर दी, लेकिन अब क्वेश्चन आया कि जी हाउ हाउ इज इट सिमिलर टू दिस, एंड दैट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप बेसिकली ये आप ही ने काम किया कि आपने गुड रिप्रेजेंटेशन के सवाल को रिड्यूस कर दिया सिमिलैरिटी पे। पूछा गया सवाल कि गुड रिप्रेजेंटेशन क्या थी, आपने जवाब दिया कि इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन इज व्हेन मॉडल इज क्वाइट सिमिलर टू द टारगेट। इससे सवाल अगला सवाल यह आया कि भाई देन हाउ टू एक्चुअली मेजर दी सिमिलैरिटी। सो इस तह के ऊपर ये डेफिनेशन कि मॉडल वर्च्यू इज बेसिकली सिमिलैरिटी इज क्वाइट ट्रिकी एंड सम आजकल और बहुत अरसे से मॉडलिंग की बहस में, मतलब फलसफे की डोमेन में इस चीज को ये कहा जाता है कि जी ये सिमिलैरिटी का सवाल बड़ा एम्बिगुअस है, क्योंकि सिमिलैरिटी मेजर करना बड़ा मुश्किल है। यानी पीपल वुड से कि जी जहाज तो अगर आप अपने बच्चे को कहें कि हाथ से इस तरह करके उसको उड़ा लें और हु की आवाज निकालें, तो दैट वुड ही वुड थिंक कि वो जहाज की तरह उड़ रहा है। यानी अगर आप अपने हाथ हिला हिला के जहाज की, तो ये भी आप कह सकते हैं कि जी इट्स क्वाइट सिमिलर टू दी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लेकिन इस तरह की चीजों को हम, ठीक है ना, बच्चे समझ जाएंगे ना कि आप जहाज की आवाज निकाल रहे हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली एक एक्चुअल जहाज को। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जी बहुत सी चीजों में वो जहाज जो मैं हाथ से बना रहा हूं और एक बच्चे को दिखा रहा हूं, क्या वो उससे सिमिलर है? ठीक है, तो ये इसलिए इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है कि ये हमें कोई रेफरेंस तो नहीं देती, ठीक है ना, हमें हमें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं देती जिससे हम मेजर कर लें कि टारगेट और मॉडल के बीच में क्या होगा, क्या क्या इसका वेट सिमिलर है, ठीक है, क्या इसका मटेरियल सिमिलर है, ठीक है, क्या इसकी ये जिस विंड टनल पे है इन पे एयर प्रेशर सिमिलर पड़ेगा, क्या आपको जितना भी जहां 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 उड़ेगा सारा एयर प्रेशर मालूम है? तो देखें सिमिलैरिटी के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो दिस बिकम्स अ ट्रिकी थिंग, कि हमें प्रॉब्लम आएगी कि जी ये सवाल के मॉडल जो है वो इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टारगेट इफ एंड ओनली इफ एम इज सिमिलर टू एक्स, और फिर आपसे कोई पूछेगा कि किस किस डिग्री में वो सिमिलर। सो दिस इज अ ट्रिकी डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अ मॉडल शुड बी रोबस्ट, ठीक है। अब जब मॉडल की रोबस्टनेस की बात आएगी तो उनमें उनको ये, चूंकि हमें उस केस में नहीं पता इन प्रॉपर्टीज का, यानी ये प्रॉपर्टीज के केस में हमारे पास मॉडलर्स जो हैं वो उनके पास एक अनश्योरिटी, ठीक। सो इस तरह के ऊपर तो बहुत कम अब बात होती है और ज्यादातर बात इससे आगे बढ़ती है। एंड पीपल वुड से कि जी मॉडल जो रिजल्ट दे रहा है ना वो रोबस्ट होने चाहिए। और रोबस्टनेस का क्या मतलब है? रोबस्टनेस का मतलब है कि अगर आप कोई एक कंडीशन चेंज करें तो मॉडल के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा चेंज ना है, ठीक है। यानी आप इस मॉडल से कुछ रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, मे बी इट्स हैज अ लीनियर फॉर्म, इट्स सम फंक्शन, तो आप ये कहते हैं कि अगर मैं इसको इसकी फलां कंडीशन को चेंज कर देता हूं तो मुझे उस कंडीशन को, इस कंडीशन को मैंने 2 से 2a कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। सो माय मॉडल इज
क्वाइट रोबस्ट ऐसा नहीं होता, यानी अगर मैं इस जहाज को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं और मैं कहता हूं कि जी ये जहाज है जो कि उड़ रहा है, और इस जहाज को मैं आई वांट टू से कि जी ये जहाज जो उड़ रहा है, ये जहाज या ये प्रोजेक्टाइल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, इस पे अगर थोड़ा सा एयर प्रेशर चेंज हो जाता है तो मॉडल रिमेन्स, माय मॉडल स्टिल इज एबल टू सिमुलेट दी, और माय स्केल मॉडल इज स्टिल गुड, ठीक है, इट्स स्टिल वेरी गुड। तो फिर हम कहेंगे यार ओके, इट्स अ गुड रोबस्ट मॉडल, यानी छोटी मोटी बल्कि रीजनेबली लार्ज कंडीशन की वेरिएंस से भी उसके अंदर फर्क नहीं आता। फर्क का मतलब क्या है कि आपका जो इन्फरेंस है ना, जो आपका रिजल्ट है, वो इट रिमेन्स रोबस्ट, ठीक है। तो ये एक काफी यूजफुल बात है, और हम इस चीज को आगे जाके कंप्यूटेशनल मॉडल के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। फिर प्रिसीजन है, जो कि जिसके लिए मैंने एग्जांपल ही मैथमेटिक्स से दी है ताकि हमें वो बात आसानी से समझ आ जाए। यानी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जी प्रिसीजन के कई मीनिंग हो सकते हैं, आपको भी पता है कि मतलब तायुन है, एक स्पेसिफिक बात है, लेकिन मॉडलिंग के केस में ये एक खास प्रॉपर्टी है, और इसका मतलब ये है कि एक मॉडल, जो मेरा मॉडल M1 है, ठीक है, वो उसकी अगर मैंने प्रिसीजन निकालनी है M2 के रेफरेंस से, तो मैं ये कहूंगा कि जी अगर तो पहले मॉडल की पैरामीटर्स जो हैं, ठीक है, वो इम्प्लाई करते हैं दूसरे मॉडल के पैरामीटर्स को, यानी उनकी मदद से मुझे वो दूसरे की पैरामीटर्स को अपने अंदर समो लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला मॉडल ज्यादा, जो मेरा वो मॉडल जो दूसरे की पैरामीटर को अपने अंदर समो लेता है, वो ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे M1 क्या कर रहा है, M1 सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि ये कोई सा भी फंक्शन f ऑफ, ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है, मैंने f ऑफ n बनाया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि जी यहाँ पे मेरा n चेंज हो रहा है और यहाँ मेरा f ऑफ n, तो ये क्या है, क्या ये है, क्या ये ऐसे है, क्या ये ऐसे है, क्या ये ऐसे है, इससे कता नजर ये सारी किस्म का एक फंक्शन मुझे दे, ठीक। M2 क्या कह रहा है, M2 कह रहा है कि जी दिस इज लेट्स से M1, M2 इज डिफरेंट, M2 कह रहा है इट्स अ लीनियर फंक्शन, ये लीनियर हो गया ना, ये mx प्लस सी की फॉर्म है ना, सी इज 0। सो ये कहता है कि भाई रेट ऑफ चेंज को हम मॉडल कर रहे हैं, इधर भी, तीनों केसेस में हम मॉडल एक ही चीज कर रहे हैं, और दिस मॉडल mx सॉर्ट ऑफ मॉडल इज अ लीनियर मॉडल, ठीक है। तो ये यूं चल रहा है, ठीक है, इसकी स्लोप r है और यहाँ पे n है, ठीक है। सो दिस इज माय M2। अब क्या हो रहा है कि ये जो M2 मॉडल है, ये देखिए ये मॉडल इंप्लाई करता है इस वाले, क्योंकि अगर कोई चीज लीनियर फंक्शन है n का, यानी इफ समथिंग इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ n, then obviously it's a function of n ना? यानी if something is a linear function of x, then obviously it's a function of x। लीनियर जरूरी नहीं है दोबारा, लेकिन लीनियर होने का मतलब ये तो, लीनियर में ये डेफिनेशन तो नैरोड है ना पहले से ही है कि वो फंक्शन तो है ही ना, यानी वो f ऑफ x तो है ही। ये तो बाद की बात है कि आपने कह दिया जी वो m ऑफ x, mx, तो mx कहने से वो खुद ब खुद फंक्शन ऑफ x तो बन गई। तीसरे केस में अगर आप इसको एक वैल्यू भी दे दें, तो अब आपने M3 में r को एक स्लोप भी दे दी, आपने r को अब एक जनरलाइज नहीं रखा, बल्कि एग्जैक्ट स्लोप बता दी कि जी ये यूं गुजरेगा, या ये एक से थोड़ी सी ज्यादा स्लोप है, तो ये तकरीबन ऐसे। तो देखें इस केस में इसका मतलब ये है कि ओके, जब आपने ये स्केलर इधर डाल दिया, तो M3 जो है वो यकीनन 1.59 है, बट दिस इज स्टिल मोर प्रिसाइज देन दिस, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ये है, और वो प्रिसीजन की तरफ से मूव कर रही है,
यानी ये वाला ज्यादा प्रिसाइज होता चला जा रहा है, ठीक है, और ये वाला जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम प्रिसाइज होते चले जा रहे हैं। और प्रिसीजन क्या बताएगी कि ये वाला जो है ये मोस्ट एक्यूरेट है, एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, ठीक है, लेसर एक्यूरेट, क्योंकि ये मुझे अपना फिनोमिना को आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रिसीजन की तरफ बढ़ाता जाए, ठीक है। सिंप्लिसिटी को देखें तो हमें हमें जो सिमिलैरिटी की तरह ये भी एक इशू है। अब देखिए ये लाहौर का मैप है, ठीक है, तो आई जस्ट डाउनलोडेड इट यस्टरडे टू गिव एन एग्जांपल के देखें। अब ये क्या है, दिस इज अ मॉडल ऑफ, इसमें कुछ वेरिएबल नजर आ रहे हैं, तमाम रोड्स जो हैं ये आपके पास सारे इंटरचेंज, हर चीज जो है वो उसको जो रोड मैप है स्पेसिफिक सर्कुलर रोड का, तो देखें अब इतने हजारों वेरिएबल इसके अंदर, इज दिस मॉडल सिंपल और इज दिस वन सिंपल, ठीक है। सो देखिए ये भी वही मॉडल है, इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि ये ब्लू सी नहर साइड पे गुजर रही है, यहाँ पे भी ये एक मतलब जो नदी है, रावी का जो रिवर है वो गुजर रहा है, और हमें रोड स्ट्रक्चर भी वही नजर आ रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक मॉडल सादा होगा दूसरे से अगर वो उसके वेरिएबल कम होंगे, अगर उसके पैरामीटर्स कम होंगे, अगर उसके ऑपरेशंस कम। तो ये जो सिंप्लिसिटी की प्रॉपर्टी है ये भी टारगेट की प्रॉपर्टी तो नहीं है। लाहौर शहर तो सिंपल नहीं है, लाहौर शहर तो इससे भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मॉडल जो है वो हमें नजर आ रहा है कि इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। द लास्ट थिंग इज थ्योरेटिकल ट्रैक्टेबिलिटी। ट्रैक्टेबिलिटी का लफ्ज जो है वो ये जाहिर करता है कि जी क्या हम उसको, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं ट्रैक्टेबल के लिए को अगर हम आसान उर्दू में तर्जुमा करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि सॉल्वेबल है, इजी टू सॉल्व है, हैंडल करना इजी है, हैंडलिंग इज इजी भी एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि भाई मतलब आसान है क्या, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं क्या, सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। यानी आपने देखे एक ऐसा मॉडल है जिसको आप एनालिटिकली ट्रैक्टेबल है, आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में df बाय dt में रिप्रेजेंट किया हुआ है आपने, ठीक है जी, कि जी y टू वाई स्क्वेयर प्लस 2yx, इस तरह का एक मॉडल आपने बनाया हुआ है, या आपने इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, हम इसको एनालिटिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है, हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है और हम उसको कर सकते हैं। इसके कुछ केसेस में ये मुमकिन नहीं हो तो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्वर्स होंगे। मिसाल तौर मैं आपको कहता हूँ कि जी एक मॉडल है जिसने लार्ज नंबर्स को फैक्टराइज कर, ठीक है, तो आप कहते हैं भाई ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो प्रॉब्लम पे मैं सी लैंग्वेज तो है वो लॉन्ग इंटीजर जो है वो इतना लंबा लेती है, तो ये तो बहुत लंबा है। ओके, मैं कहूंगा जी पाइथन पे चले जाएं, पाइथन 3.0 जो है वो अनलिमिटेड लॉन्ग इंटीजर लेती है, तो यू आर एबल टू फैक्टराइज इट, लेकिन जब आप फैक्टराइज करें तो वो इतना बड़ा नंबर है जो कि 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आपने अपना मॉडल तो बड़ा अच्छा बना लिया है लेकिन थियोरेटिकली ट्रैक्टेबल नहीं है ना, मैं ना उसको प्रोग्राम कर सकता हूँ, ना मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ना उसके सोल्यूशन के तरीके मैंने कभी पढ़े हुए हैं। उसको पढ़ने के लिए मुझे 5 साल जो है वो एक सिस्टम से गुजरना है, उस वो ये चीजें, या उसके लिए मुझे 10 किताबें खोलनी है, मुझे ग्राफ थ्योरी पढ़नी है, मुझे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है, तो आई वुड से कि इट्स नॉट थ्योरेटिकली ट्रैक्टेबल, इज देयर अ सिंपल मॉडल अवेलेबल। तो हम वापस जाएंगे और सिंप्लिसिटी के ऊपर फिर आ जाएंगे कि जी हम थ्योरेटिकली ट्रैक्टेबल मॉडल्स के ऊपर आते हैं। और देखिए ये वही बात दोबारा है, यानी उसी की एक डिफरेंट पिक्चर है कि अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स जो हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वो इन मॉडल्स की निस्बत हार्ड टू क्रैक, आप उनको सॉल्व करना, उनके ऊपर ग्रिप जो है इज डिफिकल्ट। The sixth thing is transparency.
अगर हमें समझ ही नहीं आ रही मॉडल, यानी इट इज सो डिफिकल्ट दैट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। जैसे ये एग्जांपल जो है एक ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क की मॉडलिंग की, ठीक है। और ये एग्जांपल जो है ये ट्रांसपेरेंट है, यानी पूरा एल्गोरिथम नजर आ रहा है, पूरा प्रूफ डेफिनेशंस दी नहीं है। इस केस में जब आप पेपर पब्लिश होता है तो वो इस तरह की बात करते हैं कि जी 150 इतने बिलियन नर्व सेल्स जो हैं वो इतने बिलियन स्नैप्सिस के साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रोसेस को 40 मिनट लगे हैं और हमने सिमुलेशन करवाई है कंप्यूटर में और इसके ये पैरामीटर्स। तो देखिए अब मैं क्या करूं, मैं उनकी लैब में जाऊं और चेक करूं कि भाई उन्होंने क्या किया। मेरे पास तो उनका 8-10 सफ़े का रिसर्च पेपर है, बट इन दिस केस इट्स ट्रांसपेरेंट, उन्होंने अपनी इक्वेशंस शेयर की हैं, उन्होंने अपने प्रूफ्स दिए हैं, ठीक है। सो हम ट्रांसपेरेंट इस किस्म के मॉडल्स के लिए आजकल क्या तरीका है, आज पीपल यूज टू, आजकल क्या होता है कि जी अपना कोड भी दें, वही बात कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, क्योंकि आपने इस एक्सपेरिमेंट किया ना, जिसने इस मॉडल को यूज किया, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट था, तो उसके लिए फिर आप अपने कोड्स वगैरह भी साथ देंगे तो आप हम देख सकेंगे कि आपने काम को किस हद तक किया, और स्टिल उसमें ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चनेबल हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जहनी तौर पे इस काबिल होना चाहिए कि हम मॉडल के रिजल्ट्स को समझ के उनको पढ़ सकें, ठीक है। ये बात जो है हमें इस तरफ ले जाती है कि मॉडल्स क्या रियल वर्ल्ड को के मिरर्स होते हैं या वो नहीं होते, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन ये है कि हाउ माइट वी लर्न फ्रॉम मॉडल्स, यानी हम मॉडल से फिर क्या फायदा हासिल करें। क्या वो असली दुनिया को की हमें का आईना दिखाते हैं, या हम समझें, क्या हम समझें कि ये ब्रेन है, ठीक है। तो इस पे दो व्यूज हैं। एक तो ये है कि वो किसी हद तक मिरर्स होते हैं, यानी ये सिमुलेशन की एक्टिविटी हमें इंसानी दिमाग के बारे में कुछ हेल्प कर रही है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है जिसमें एक एपिडेमिक को मॉडल किया गया स्मॉल पॉक्स की, ठीक है, अमेरिका के 3 शहरों में। तो आप देखिए कि ये पीछे शहर की पिक्चर है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें तो हमें मुख्तलिफ लेवल के ऊपर पहले दिन, 35वें दिन, 70वें दिन वो वबा जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ ये ब्लू ब्लू जो है ये हमें बता रहा है कि जी उसके उसके उसकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो कितनी कितनी कारआमद है। यानी ये ब्लू तो खैर पानी और वो जगह है, लेकिन दी ग्रीन पोर्शन जो है कि ये हमें फैला हुआ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखें पहले दिन में कॉन्टेजियस परसेंटेज है, आहिस्ता आहिस्ता वबा फैल रही है। वैक्सीन की 2 डिफरेंट वैक्सीन स्ट्रेटजीज हैं, क्या आप इधर दवाई देते हैं या आप इधर दवाई जो है वो दूसरी स्ट्रेटजी आपकी है कि आप कितने लोगों को लगा रहे हैं दवाई, यहाँ पे आप कितने लोगों को दवाई दे रहे हैं, देखें। उसके बाद आगे दिन गुजरते हैं तो पहली स्ट्रेटजी के केस में फिर भी काफी फैल रही है बीमारी, इस केस में थोड़ी कंटेन हो रही है, इस केस में तो वो फिर फैलती चली जा रही है। और इस स्ट्रेटजी में तो ये जो सिमुलेशंस हैं, क्या सवाल ये है कि क्या ये मिरर ऑफ द रियल वर्ल्ड है, क्या दुनिया में वाकई ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मुख्तलिफ मॉडलर्स जो है जवाब देते हैं। यानी हम कहेंगे जी भाई 18-20 लाख लोग इधर रहते हैं, तो क्या आपकी बात से हर हाउस होल्ड कितना बड़ा है, हर घर में कितने लोग हैं, वो लोग दवाई को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनमें इन्फेक्शन के क्या पैटर्न्स हैं, तो क्या ये सारा कुछ मॉडल्स कर रहे हैं। मॉडलर्स का काम क्या है, उनका काम है कि इसको बेहतर से बेहतर बनाए ताकि वो अच्छे से अच्छा मिरर बन सके रियल में, ठीक है। ये एक फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की पिक्चर है, यानी ये मैथमेटिकल मॉडल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और आप क्या कर रहे हैं, आप गाड़ी के ऊपर जो गाड़ी का जब एक्सीडेंट होना है तो यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि एक्सीडेंट होगा तो इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो इस किस्म के मॉडल्स में हम ऑब्वियसली प्रॉब्लम डिस्क्राइब करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखते हैं, ठीक है। और फाइनाइट एलिमेंट फिर हम उसको सॉलिड डिफाइंड मटेरियल बॉडीज में ले जाते हैं और वो कंडीशंस जो हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम वो इक्वेशंस बनाते हैं जिनसे वो, यानी गाड़ी का देखें ना मोशन है, उस पर प्रेशर कितना अप्लाई होना है, यानी उसकी कंप्लीट फिजिक्स, और फिर फाइनली हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
हम थोड़ी सी मॉडलिंग की प्रैक्टिसेस देखेंगे, यानी कि मॉडल्स कैसे होते हैं। और व्हेन वी हैव टू डू मॉडलिंग, तो प्रैक्टिकल मॉडलिंग बिसाइड्स दी टूल्स, यानी हम टूल्स तो नहीं सीखेंगे क्योंकि वो तो हम ज़ाहिर है डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, बट हम जनरली ये देखेंगे कि भाई चॉइस, टूल की चॉइस से पहले के जितने काम है वो भी तो हमें आने चाहिए ना। यानी अगर हम वी आर गोइंग टू अ सॉफ्टवेयर और वी आर गोइंग टू अ मैथमेटिकल सॉल्यूशन, सो उससे पहले भी तो एक रास्ता होना चाहिए, हमें ऑटोमेटिकली तो वो रास्ते तक नहीं पहुंचे। सो वो एक मॉडलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। टूल्स तो हैंड वर्क है जो कि यूजुअली आप लोग कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, कि जी प्रोग्रामिंग कोर्सेज पढ़ रहे हैं, मैथ्स के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। सो वील डू द नेक्स्ट लेक्चर इन दिस सेंस, ठीक है। सो ये देखें, मैंने इसलिए ये डाला कि ऑल्दो उन्होंने खुद ही कहा कि ये सिमुलेटेड नेटवर्क बहुत बड़ा है और सिर्फ 1% है दिमाग, ठीक है। सो ये खुद भी ये नहीं है कि वो उसको छुपा रहे होते हैं मॉडलर्स। मॉडलर्स आर टेलिंग इट, बट दे आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स न्यूट्रल एनालॉजीज, के फिर भी हम जो बात बता रहे हैं वो न्यूट्रल है, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन ये है कि जी मॉडल्स माइट फंक्शन एज आइडियल, लेकिन उनकी एक कीमत भी होती है। हाई सिमिलैरिटी टू टारगेट, हाई प्रिसीजन, लेकिन उनमें इंटरनल वैलिडिटी के मसले तो नहीं होते, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी के मसले हमेशा रहते हैं। पीपल वुड कीप आस्किंग कि आपने ये वाला काम इस तरह से, इस मॉडल को ऐसे क्यों नहीं किया, इस मॉडल को ऐसे क्यों नहीं किया, क्या ये पॉजिटिव एनालॉजी वाकई पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये वैसे इस तरह चलती है, ठीक है। और फिर सिंप्लिसिटी, ट्रैक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी यहां भी एक मसला रहता है कि वो अगर आप उनको एज मिरर्स बनाएं, इफ दे आर द मिरर्स, तो फिर वो आइडियलाइजेशन तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम अपनी जगह रहती है कि आप 2 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को के ऊपर वैक्सीन को वाकई उसको इतना अच्छा मॉडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और हमने अभी इस बीमारी में देखा कि दुनिया के बहुत से मॉडलर्स इस पे फेल हुए, ठीक है। और जो कामयाब हुए उनकी स्टोरीज हमें देखनी चाहिए कि विच काइंड ऑफ methodologies they have adopted। जाहिर है कि यही हमारी एज इंजीनियर्स को, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि मिरर्स नहीं होते बल्कि आइसोलेशन होते हैं। तो ये ही वाज अ मैथमेटिशियन आर्थर केली, और इसने 1895 में ये कहा कि जी जहाज जो है, उस जहाज को हमें तोड़ तोड़ के अलग-अलग मॉड्यूलर कंपोनेंट्स में स्टडी करना चाहिए पूरे जहाज की वजह, ठीक है। और आप देखिए ये बड़ा थोड़ा सा पहले है, और राइट ब्रदर्स ने, यानी प्रोपेलर, उसका उसकी जो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मतलब उसकी लिफ्ट है, उसकी जहाज ने जो ऊपर उठना है, फिर उसने घूमना है, और उसकी प्रोपेलिंग का जो मैकेनिज्म है, फिर उसका कंट्रोल कि वो हवा के अंदर ही रहे, राइट। सो अर्ली एरोनॉटिक्स की अगर आप मॉडल्स देखें तो बहुत से प्लेन लोगों ने बनाए। लेट्स से 1894 में ये एच मैक्सिम का है, ये जहाज उड़ा और उड़ते ही जो है ये क्या था, ये थ्योरी क्या थी कि जी इमीडिएट कंस्ट्रक्शन कर ली पूरे जहाज की, बट दिस वाज नॉट सक्सेसफुल। फिर ये छोटा जहाज था, स्मॉल स्केल, बट लेकिन फिर भी पूरा फुल मॉडल था, ये भी 1896 1903 में चलता रहा। देखिए पानी में गिरा हुआ है, इट डिडंट वर्क। इसके बरक्स जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने यही बात यूज की कि उन्होंने कहा कि हम आइसोलेटेड मॉड्यूल्स यूज करें। सो अगर आप विकिपीडिया पेज पे जाएं राइट ब्रदर्स के, तो आप जस्ट डोंट रीड इट फुली, बट सिर्फ ये देखें कि वो उसकी टाइमलाइन जरा चेक करें कि वो क्या क्या करते आ रहे हैं, प्रोपेलर, लिफ्ट, फला फला फला। तो 10 साल में उन्होंने पहले छोटे छोटे मॉड्यूल्स के ऊपर किए, राइट। मतलब ये बताने का है कि मिरर्स नहीं यूज किए उन्होंने, पूरा जहाज नहीं बना दिया रियल वर्ल्ड में वो उड़ेगा जिस तरह, उन्होंने आइसोलेशन की, फीचर्स की, और जब उसको तोड़ तोड़ के मॉड्यूल बेस किया, सो दे एंडेड अप टू बी मोर सक्सेसफुल, ठीक है। सो मॉडलिंग की जनरल स्ट्रेटजीज में हमें ये 2 चीजें देखनी होती है कि आर वी मिररिंग देम एज द रियल वर्ल्ड, और वी आर ट्राइंग टू मेक देम आइसोलेशन ऑफ फीचर्स। मोस्टली ये देखा गया है कि जब आप छोटा मॉडल बनाते हैं, सिंपल मॉडल बनाते हैं, ट्रैक्टेबल मॉडल बनाते हैं, तो दैट मॉडल यूजुअली टीचेस यू मोर
as compared to a very complex, highly parameterized, difficult to understand model. ठीक है, हो सकता है वो बड़ा फैंसी मॉडल हो, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस बड़ी जबरदस्त लगे और बड़ा हो, लेकिन मतलब बहुत अट्रैक्टिव हो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, लेकिन जब उसको आप प्रैक्टिकली उससे डिसीजंस ड्रॉ करेंगे सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो मैंने इसकी रीडिंग्स मजे की हैं, बहुत छोटी रीडिंग्स हैं, इनको जरूर पढ़ लें. ठीक है, वी आर मे बी नॉट गोइंग टू हैव मोर क्विजेस. अब क्विजेस तो नहीं होंगे, होमवर्क शायद एक और हो, तो अगर हुआ तो वो इसी के अंदर से होगा. और वो ये है कि ये 2 पेपर्स हैं जो एक ही साल पब्लिश हुए हैं. ठीक है, और एक रिसर्चर ये ने टाइटल उनका दिया है, ठीक है, कि दोनों जो है वो एक ही जर्नल में पब्लिश हुए, रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन. ठीक है, एक ही इशू है. और देखें, एक में वो कह रहा है कि माइस आर अ गुड मॉडल ऑफ ह्यूमन एयरवे डिजीज, छोटे छोटे से हैं बिल्कुल, लाइक जस्ट 1 पेज. ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, माइस आर नॉट अ गुड मॉडल ऑफ ह्यूमन. सो दैट्स हाउ पीपल डिसएग्री इन साइंस. तो हमें दोनों केसेस में देखना चाहिए ना कि ये क्यों कहता है कि बेहतर है और ये क्यों कहता है कि नहीं बेहतर. तो जाहिर है कि ये जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, ये इसको पढ़ेंगे तो आपको फौरन एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ आ जाएगी कि अच्छा इस तरह से ये बात होती है. ठीक है, और मजीद प्रैक्टिस जो है फिर हम अगले उसमें करेंगे. दिस इज फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, यू मे रीड इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एसे. ठीक है, कि जी गैलीलियो के टाइम से आइडियलाइजेशन का फ्लो किधर को चल रहा है. बट दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, राइट. तो ये तो सभी लोग पढ़ें, और ये जो है ये आपकी ऑप्शन है. इफ यू वांट टू रीड इट, इट्स अ वेरी गुड एसे, एंड इफ यू वांट टू लीव इट, नो प्रॉब्लम. राइट. सो आज हमने जो है ये मॉडलिंग को 4-5 तरीकों से देखा. हमने देखा कि क्या होते हैं मॉडल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनमें और एक्सपेरिमेंट्स में क्या फर्क होता है. ठीक है, और फिर वो मिरर्स और आइसोलेशन में उनको 2 तरह की हमने स्ट्रेटजीज भी देखी. तो ठीक है जी, फिर और कोई क्वेश्चन है किसी का तो यू कैन आस्क, कोई भी सवाल.